अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो हमने ज़बान या ज़ुबान दोनों लफ्ज़ सही हैं। कल चूँकि ज़ुबान पर या ज़बान पर बात हुई थी, उसी सिलसिले में ये मैंने छोटी सी क्लिप्स आपको दिखाई है। इसमें इस छोटे से बच्चे ने एक बात बताई है, मैं अगर सुपर किड हूँ, यानी उसको एक उसकी सलाहियत की बुनियाद पे उसको एक अवार्ड दे दिया गया कि तुम सुपर किड हो। उसने बताया कि मेरे अंदर 3 बातें हैं। एक तो मैं क्यूट हूँ, यानी मैं अच्छा दिखता हूँ, स्मार्ट। दूसरे मैं बोलता हूँ। छोटे से बच्चे को ये एहसास है कि मैं बोलता हूँ। हम ये समझते हैं कि जो बच्चे बोलते बहुत हैं वो शायद रास्ते से हटे हुए, हमारा कुछ ऐसे ही एहसास होता है। तो हम बच्चों को खामोश रहना, कम बोलना या इस तरह के काम में लगाते हैं। अगर हमें यह पता हो ये ज़बान जो है बच्चे की सलाहियत का सबसे बुनियादी टूल है, इसी ज़बान की वजह से बच्चा तरक्की करता है और ये ज़बान ही उसको आगे ले जाती है। तो ज़्यादा बोलने वाले बच्चे बजाय इसके कि उसको चुप कराया जाए, उसको सही रुख दिया जाए कि तुमको बोलना ही है तो क्या बोलना है, चलो आओ इस टॉपिक पे तुम बोलो, इस पर तुम सोच के आओ, कल इस पर हम बात करेंगे। ना कि ये कि कम बोलो। तो आप कम बुलवाएंगे तो वो जाहिर है कि प्रेशर में, दबाव में कम बोलने पर मजबूर होगा। हालांकि वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएगा, अंदर से वो टूट जाएगा, क्योंकि उसकी फितरत, उसकी सलाहियत उसको बार बार बोलने पर उकसाएगी, लेकिन आपके डर या खौफ से वो चुप हो जाएगा। नतीजा ये निकलेगा कि वो धीरे धीरे पीछे चला जाए। ये जो बगल में बच्चा बैठा हुआ है, इसको कभी देखा है आपने? जो इंटरव्यू ले रहा है, नहीं देखा? देखा वट साहब, नूर हसन साहब, आपने देखा है? अभी देखा है। ये इसका नाम है हम्माद साफी। देखा है, सुना है? ये प्रोफेसर है, PhD होल्डर है। इसको देख लीजिए जरा गौर से। ये लड़का जो है 11 साल में इसने PhD की डिग्री हासिल की। 1 साल में इसने 4 क्लास पास की हैं। इस वक्त ये अपने मुल्क का एक बेहतरीन मोटिवेटर है, बेहतरीन स्पीकर है। फौज के प्रोग्राम में, प्रोफेसर्स के प्रोग्राम में, बच्चों के प्रोग्राम में, टीवी के प्रोग्राम में इसको बराबर बुलाया जाता है। और इसकी बातें उम्र के लिहाज से सुनने के लायक। इससे बाहर के लोग आते हैं, मिलते हैं। इसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। चाइनीज और इस तरह के लोग आते हैं, एम्बेसडर वगैरह आते हैं, मुलाकात करते हैं, बुलाते हैं इसको। तो ये सलाहियतें जाहिर है कि इसको पूरे मौके मिले होंगे इसके घर से, इसके असातिज़ा की तरफ से, इसके स्कूल की तरफ से, तो ये आज ऐसा बन गया। ऐसी बहुत सी मिसालें हमारे मुल्क में भी मिलती हैं। हमारे मुल्क में भी गूगल बॉय, एक लड़की है, ज़्यादा 10-11-12 साल की होगी, साउथ की है। कहीं की भी अंग्रेजी, अमेरिकन अंग्रेजी, इटालियन और किसी भी इसमें बात करा लीजिए, पढ़वा लीजिए, वो ब्लैक बोर्ड पर बेहतरीन पढ़ाएंगे आप। लेकिन ऐसे ब्रिलियंट बच्चे मतलब लाखों में एक ही हो, सारे बच्चे नहीं। हाँ, उस पर भी अभी बात होगी इंशाल्लाह कि क्या चीज़ है, मतलब इसको कैसे समझा जाए, कैसे पहचाना जाए। अगर लाखों नहीं करोड़ों में एक हो तो वो एक हमारे मदरसे भी तो हो सकता है। कोशिश करने कोशिश करने से नहीं निकलेगा। जो है उसको बस आप मौके दे दीजिए, वो निकल जाएगा। ब्रिलियंट होता है, कहीं से भी निकलेगा। हाँ, वो निकल जाएगा। नन्हा सा पौधा
बिल्कुल नन्हा सा पौधा, कमजोर सा पौधा, अगर उसको वो ये तय कर ले कि मुझको निकलना है तो प्लास्टर फाड़ करके निकल आता है। वो नन्हा सा पौधा जिसको आप ऐसे टच कर दीजिए तो टूट जाए, लेकिन वो आपके फर्श को, आपकी दीवार को वो फाड़ते हुए निकल आता है। होता है कि नहीं होता? ऐसा इसलिए होता है कि उसके सामने एक मकसद होता है। उस पौधे की फितरत में उसके बनाने वाले ने एक मकसद डाल रखा है। बच्चों के साथ ही मामला नहीं। बच्चों के साथ कल ये बात आई थी कि शुरू से ही अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि बच्चे को एक मुअल्लिम, मुरब्बी, पालने वाला, उसकी देख रेख करने वाला, उसको रास्ता बताने वाला चाहिए। पौधे को नहीं चाहिए, बकरी को भी नहीं चाहिए। उसकी माँ अगर मर जाए तो भी वो आराम से वैसे ही पल पोस के बड़ा होगा, वैसे ही बोलेगा, वैसे ही खाएगा जैसे उसकी माँ खाती थी। एक बकरी के बच्चे को पैदा होते ही उसको उठा के ले जाके घर में बंद कर दीजिए, कभी बकरी से उसकी भेंट ना होने दीजिए, खिला पिला के बड़ा कर दीजिए। वो बाहर निकलेगी, वो वही कुछ करेगी जो उसकी माँ करती है, यानी उसकी नस्ल जो करती है। परिंदे के किसी भी बच्चे को मार साहब छोटे से उठा लाइए, घर में किसी तरह से पाल पोस के उसको बड़ा कर दीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, वो घोंसला वैसे ही बनाएगी जैसे उसकी माँ बनाती थी। किसी ने उसको सिखाया। वजह यह है कि उसके अंदर नेचर ने उसकी सारी सलाहियत जो है वो डाल रखी है, वो इनबिल्ट होते हैं। इंसान का बच्चा ऐसा नहीं। इंसान के बच्चे के अंदर सलाहियत चूंकि होती है, लेकिन उसको दो ऑप्शन दे दिए गए, बनाने का और बिगाड़ने का। कुरान मजीद ने इसको इस तरह से बयान किया है, वनफ्सि वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन दक्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। नफ्स, इंसानियत, इसको अल्लाह ने बनाया, बेहतरीन बनाया, और फिर इसके नफ्स में इसकी जो अच्छी क्वालिटीज हैं वो भी डाल दी और जो इसकी बुरी क्वालिटीज हैं वो भी डाल दी। तो जिसने अच्छी क्वालिटीज को परवान चढ़ाया, ग्रोथ दी, वो तरक्की कर जाएगा, कामयाब हो जाएगा। जिसने बुरी लाइन को अगर तरक्की दे दी, उसको चारा पानी दिया, तो बर्बाद हो जाएगा। तो इंसान के बच्चे के साथ कुछ अलग मामला करना होता है। यही वजह है कि इंसान जो है हर चीज की ट्रेनिंग करता है, डिग्री लेता है, वरना बड़े से बड़ा जानवर, बड़े से बड़ा झुंड न कभी ट्रेनिंग करते हैं, न उन्हें कोई स्कूल चाहिए, तो सब बने बनाए होता है ना मतलब, ऐसे नहीं होता है। लेकिन इंसान का जितना ट्रेनिंग करता है उतना ही बेहतर बनता है, जितना पढ़ता है उतना ही बेहतर होता है, ठीक है, और नहीं पढ़ता है तो बेकार होता है। तो ये बात तो आपकी सही है कि ये लाखों करोड़ों में एक दो होते हैं, लेकिन अगर होते हैं तो कैसे ये होंगे, हम इसको दबा के खत्म भी तो कर सकते हैं, तो कैसे इसको जाना जाए। तो आज हम बात करेंगे ज़हानत पर। आज हमारा टॉपिक होगा ज़हानत। इंटेलिजेंस। पहले हम ये तय करें कि ज़हानत किसको कहते हैं, व्हाट इज इंटेलिजेंस। तो आप में से कोई अगर बताना चाहे कि ज़हन किसको कहते हैं, तो फिर उस पर बात आगे बढ़ाइए। फिर हम माहिरीन की जो आ रहा है हमने उसके नोट्स बनाए, बताएंगे सर। उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा सलाहियत और बनिस्बत और सभी बच्चों के वो बेहतर होता है। हाँ, वो तो जाहिर उसकी अलामत होती है जो जाहिर कर देता है। किसी भी बहुत ज्यादा हुआ है, मतलब किसी भी चीज को देखने के बाद फौरन उसका दिमाग उसको सोचने पे मजबूर हो जाए, ये ध्यान रखें। हाँ, कोई चीज आप देखे तो उसका दिमाग कोई नतीजा निकाले, किसी तरफ ले जाए, कोई हल पेश करे, इस तरह की बात है। और कुछ ये तो फिक्री है कि हर बच्चा देखकर कुछ ना कुछ तो
तो इसमें दिखाया गया देखिए जो इंटेलिजेंस होते हैं उसका सही जो है मकसद वाले करेंगे। हर बच्चा कुछ न कुछ सोचता है, मतलब कि हर बच्चे के पास जहन है। अब ये कि जहन का ग्रेड क्या है वो हम बाद में देखेंगे। यानी कोई भी चीज देखे उसके ताल्लुक से उसको प्लान कर दे, सोचने लगे, उसको कहीं पर एडजस्ट करने की कोशिश करे, यही सारी चीजें। और इसमें कुछ इजाफा करना चाहें, जहानत किसको कहते हैं? उसको वो चीज याद हो जाती है, जिसको जितनी जल्दी याद होती है जो चीजें, उसका जहन उतनी मजबूत होता है। जैसे बहुत से साइकोलॉजिस्ट मतलब गिनती निकालते देते हैं, तो मतलब बच्चों को पहचाने के लिए हमारी कंट्री में मतलब ज्यादातर ऐसा नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्री में इसका IQ टेस्ट होता है। मतलब बच्चों को मतलब नापने की गिनती मतलब नहीं देते, फिर फर्स्ट से दिखाते हैं, फर्स्ट से हटा देते हैं। तो अब जो बच्चा जल्दी रहता वो तुरंत बता देता, और जो उससे कम रहता तो उसमें किसी 2-3 गिनती बता पाता, और जो मतलब एक जीरो रहता है तो वो एक आध कैच करता। ये मतलब उसके जहन से मतलब उसने देखा फर्स्ट से सारी गिनती उसके दिमाग में कैच। यानी बच्चों की IQ, उसका लर्निंग प्रोसेस, इस तरह की चीजें जो है जी मतलब IQ लेवल उतने ही जो होता है जितनी उसकी लर्निंग मतलब यानी जितनी जल्दी तो चीजें याद हो जाती है। कोई भी दुनिया में हमें सवाल दिया फट से करके लेके चला, उसका जहन बहुत अच्छा उसने। और अपने से मतलब यानी कि कोई सवाल दे दिया जिसका हमने बताया भी नहीं था कभी, ऐसा कभी कभी बच्चे अपना भी दिमाग लगाते हैं और कभी कभी बहुत सही कर देते हैं। ये उनका जहन की वजह से हुआ ये चीज, इससे पता चल जाता है। वैसे अमेरिका में ऐसा तो IQ टेस्ट करता है, उसको पता ही चल जाता है वो नहीं करना है, सारे पॉइंट से हम IQ टेस्ट कर लेते हैं। और हम लोग के पास वो जी टेस्ट किया जी सही कहा आप लोगों ने। जहानत के बारे में वही कॉन्सेप्ट है जो अभी आप लोगों ने बताया है। अलबत्ता जो माहिरीन हैं जहानत को जांचने वाले, उन्होंने जो इस सिलसिले में कहा है उसमें से 2-3 मैंने यहाँ नोट कर लिए हैं, तो मैं सुना देता हूँ ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक हैं स्टर्न, ये सारे लोग जितने हैं ये सब नफ्सियात के माहिर। इन्होंने कहा कि जहानत अपने आप को जिंदगी के हर नए मसाइल और हालात के मुताबिक ढाल लेने की आम सलाहियत का नाम, ये स्टर्न का। और एक दूसरी तारीफ टर्मैन ने की है कि जहानत तसव्वुरात और ख्यालात की मदद से मुख्तलिफ मसाइल का हल तलाश करने की सलाहियत या गौर फिक्र का नाम। वुडवर्थ हैं, इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस इज अ वे ऑफ एक्टिंग, यानी ये एक एक्ट करने का, अमल करने का तरीका जहानत। एक दूसरे हैं डियरबॉर्न, इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू लर्न और टू प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, यानी जहानत जो है वो सीखने या तजर्बे से फायदा उठाने की अहलियत का नाम, सलाहियत का नाम। ये तारीफ है। बात मिला जुला के सब वही है कि अपने किसी भी मसाइल को अगर आप हल कर लेते हैं तो वो हल करने की जो सलाहियत आपने यूज की है, यानी जो बदन के जिस हिस्से ने या जिस चीज ने काम किया है, उसी काम के नाम को आप जहानत कह सकते हैं। किसी ने कहा कि हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर जहानत है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि इसने अपने इस काम को जहानत से कर लिया। यानी तो जुमले का थोड़ा फेर है, यानी हमने बता जैसे कान है तो कान है तो ये है, दिमाग है तो दिमाग है तो ये है, लेकिन जहानत है
इसको हम किसी चीज से नाप नहीं सकते, माप नहीं सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि उसने अपने इस काम को जहानत से कर लिया। लेकिन आईक्यू टेस्ट में होता है सर, जहानत को भी मापा जाता है। ये किसी साइकोलॉजिस्ट को इसमें याद नहीं आ रहा आईक्यू टेस्ट पूरा पेपर बनाया हमने आईक्यू टेस्ट का, पेपर पे आपको आईक्यू भी नापी जाती है। आईक्यू का पेपर देखा है आपने? सर हमने तो खुद दिया है, मेरी मतलब नॉर्मल आई थी। आईक्यू का पेपर कहीं मिले तो लेके आइए, ठीक है? कोई सर वो नहीं मिलता क्योंकि वो गवर्नमेंट ही कॉलेज में रहता है। ये तो हो गई जहानत की तारीफ। फिर लोग बैठे और उन्होंने ये तय करना शुरू कर दिया कि जहानत कितने तरह की होती है, यानी उसकी अक़साम कितनी। तो मोटे तौर पर 3 किस्में लोगों ने बताई कि जहानत जो है वो 3 तरह की होती है। एक को मैकेनिकल इंटेलिजेंस कहते हैं, मशीनी जहानत। मैकेनिकल इंटेलिजेंस, मशीनी जहानत। इस तरह की सलाहियत रखने वाले लोग, इस तरह का जहन जिसके पास होता है, वो फन्नी, कारीगरी, टेक्निकल, बारीकी जैसे कामों में दिलचस्पी लेते हैं। ये जहन अगर किसी के पास है तो उसकी सारी दिलचस्पी साइकिल बनाने में, इंजन बनाने में, हवाई जहाज बनाने में, मोबाइल बनाने में, लैपटॉप बिगाड़ने बनाने में, इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। ये हम अपने घरों में बच्चों को देख सकते हैं। आपके घर में अगर 4-5 बच्चे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि चारों पांचों एक ही काम में लगे हो। कोई जो है वो कलम कागज लेकर के उसमें पेंटिंग वगैरह करने की कोशिश करेगा, कोई जो है वो लकड़ी, पत्थर, दफ्ती और इस तरह की चीज़ें लेकर के वो जोड़ तोड़ का काम करेगा, घर बनाएगा और सारी चीज़ें बनाएगा। ये जो है मैकेनिकल इंटेलिजेंस। माहिरीन यही सब देख करके मौके दे देते हैं और फिर बच्चा कामयाब हो जाता है। हम चूंकि मुशाहिदे की हमारी आदत नहीं है, या ये कह लें कि हमारे अंदर ये सलाहियत ही नहीं है कि हम मुशाहिदा कर सकें, लिहाजा हमारे लिए हर बच्चा यकसा होता है। यानी वो कुछ भी करे उसको हम एक ही ढर्रे से पढ़ाएंगे, और वो नहीं पढ़ पा रहा है अपनी फितरत की वजह से, अपने नेचर की वजह से, अपने दिलचस्पी की वजह से, और फिर हम उसके बारे में ये फैसला कर देते हैं कि ये गबी है, कुंदजहन है, वगैरह वगैरह। तो अगर ये सारी चीज़ें, कुछ मोटी मोटी बातें अगर हमको मालूम है तो हम शायद इस पर गौर कर सकें और किसी बच्चे की जिंदगी को संवार सकें। तो एक तो ये जहन। दूसरी जहानत का नाम है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। इसको आप मुजर्रद जहानत कह सकते हैं अपनी जबान में, यानी जनरल, मुजर्रद, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। कहा जाता है कि ये जहन अगर किसी के पास है तो इस तरह के जहन वाले वकील, प्रोफेसर, दानिश्वर, राइटर, लीडर, ये सारी चीजें ये पैदा होती है। ये ज्यादातर इसी जहानत के लोग होते हैं। और तीसरी जहानत है सोशल इंटेलिजेंस, समाजी जहानत। ये जहानत अगर किसी के अंदर है तो वो समाजी कामों में लोगों के काम आने, लोगों की मदद करने, शादी ब्याह में, घर बनवाने में, किसी का छप्पर छवाने में, यानी समाज के जो काम है उसमें उसकी बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। तो ये 3 जहनियतें मोटे तौर पर लोगों ने बयान की हैं कि इस तरह की जहनियत
जहनियत पाई जाती है, जहानत पाई जाती है। अब ये है कि कौन इसको जो है इस पर मुशाहिदा करता है, उसको एनालिसिस करता है और फिर उसी हिसाब से। अब आपके क्लास में कुछ बच्चे इस तरह के मिल सकते हैं जो समाजी जहनियत के हैं। अब आप उससे जो है टेक्निकल काम करवाना चाहें तो वो दिलचस्पी नहीं लेंगे और आपको लगेगा कि ये मेरी बात नहीं मान रहा है और जाकर उसको आप दो छड़ी लगाएंगे। आपसे मुराद मैं टीचर्स की बात कर रहा हूँ, आपकी बात पर्सनल नहीं कर रहा हूँ। यहाँ किसी कोई भी बात पर्सनल नहीं हो रही है, टीचर्स की बात होता। 10 बच्चे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं। अभी मान लीजिए कि आपको मदरसे ही के अंदर बच्चों को टेबल ऊपर से नीचे भिजवाना है, तो 10 बच्चे अगर हैं तो उसमें आप देखेंगे कुछ बच्चे बड़ी मुस्तैदी से, बड़ी मेहनत से कर रहे हैं। आपको ये लगेगा कि ये बच्चा बड़ा फर्माबरदार, मेरी बात को इसलिए बड़ी अहमियत दी है, बहुत सीरियस लिया है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि वो लापरवाही से कर रहे हैं, वो कर इसलिए रहे होंगे कि वो डर है उनको नहीं करेंगे तो। लेकिन ये है कि अब ऐसा भी नहीं है कि हर बच्चा सब कुछ ना करे, ऐसा तो नहीं होगा ना, तो सब कुछ करेगा। तो दिलचस्पी होती है, इसमें दिलचस्पी उसकी बहुत है, वो आपको नजर आएगा। ये फर्क जो है मुताले की चीज, ये ऐसा फर्क क्यों? खाने का भी दस्तरखान लग जाए शादी ब्याह में, कुछ लोग ऐसे आपको नजर आएंगे कि उनकी ख्वाहिश होगी कोई खाए या ना खाए, वो दस्तरखान पे टूट पड़ने के लिए बेताब रहेंगे, ठीक है, और खा के फुर्सत में। कुछ लोग होंगे कि जो इंतजार करेंगे कि लोग खा लें उसके बाद खाएं। ये ज़हानत, वरना भूख किसको नहीं है या भूख खाना खा रहा किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसका जहन जो है वो उसको तैयार किए रहता है कि अभी तुम रुक जाओ, अभी दूसरा उठा लेने दो उसके बाद खा। ये हो गई काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। ज़हानत के अज्जा, यानी ज़हानत से हम क्या क्या कर सकते हैं, उसको भी मोटे तौर पर कुछ हिस्सों में बांटा गया है कि इससे हिसाबी सलाहियत, हिसाब किताब करने में मदद मिलती है। ज़हानत से हिसाब किताब जोड़ तोड़ करने में मदद मिलती है। अल्फाज से काम लेने की सलाहियत, अल्फाज के जरिए काम लेने की सलाहियत, जुमले बोल करके, बात कह करके अपना काम निकाल लेना, ये सारी चीजें। अल्फाज का मतलब समझने की सलाहियत, हमारी ज़हानत हमें अल्फाज का मतलब बताती है, यानी जुमला कुछ भी होगा लेकिन उसका असल मफहूम क्या है वो ज़हानत बताती है। मिसाल के तौर पे कोई साहब आते हैं और आपके सामने खड़े होकर अच्छे से मुस्कुराते हैं और कहते हैं और भाई क्या हाल है, ठीक ठाक हैं, कैसे हैं, आपका ध्यान फौरन बता देता है उधार मांग रहा है, ठीक है ना। तो ज़हानत जो है ये काम नहीं करती। अल्फाज का मतलब को समझने की सलाहियत, याद करने की सलाहियत, ज़हानत जो है वो याद करने की सलाहियत। चीजों को देखकर फर्क करने की सलाहियत, बाहमी ताल्लुक या किसी भी चीज के आपसी ताल्लुक को समझने की सलाहियत, और आखिरी अज्जा वो मंतिकी इस्तिदलाल, दलील,
मंतकी इस्तेदलाल का मतलब यह है कि मुख्तलिफ पैराए से अपनी बात को साबित करना, उसको गलत साबित करना। यानी जैसे CID वाले, CBI वाले, IB वाले करते हैं ना, वो मंतकी इस्तेदलाल होता है, किसी चीज से कोई और नतीजा निकालना। ये काम भी ज़हानत करता है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे काम हैं ज़हानत के। डायरेक्ट कोई चीज तय नहीं की जा सकती, लेकिन मोटे तौर पर ये काम तो ज़हन जरूर करता है। ये बात आई IQ की। इंटेलिजेंस क्वोशेंट, IQ का मतलब है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट या कोटिएंट, जो भी आप बोलें, कोटेशन कोटिएंट। ये क्या चीज है? IQ के बारे में अभी उन्होंने जब बताया, नाम दिया, आप लोगों में से और किसी ने IQ के बारे में कभी सुना है? किसी ने? कुछ नहीं, IQ के बारे में। IQ ये ज़हानत को नापने की टेक्निक का नाम है। टेक्निक ज़हानत को नापने की बहुत सारी बनी। इसकी इब्तिदा, इसकी जो इब्तिदा तो किसी ने की होगी, लेकिन सबसे ज्यादा शोहरत मिली है बिने से। बिने, BINET, बिने ने इसको जो है एक साइंस की शक्ल दी और फिर बाकायदा इसका इस्तेमाल किया। लेकिन इब्तिदा में बड़ी खामियां होती हैं, बहुत सारी खामियां आती रही, उसको बाद के लोग सही करते रहे, उसी दौर के दूसरे लोग सही करते रहे। तो करते करते IQ पर आकर के ये तहकीक ठहर गई। यानी अब IQ को आखिर मान लिया गया है कि ज़हानत को नापने के लिए जो IQ सिस्टम है ये बेहतर है और काफी। ज़हानत, इस IQ में ज़हानत को नापने का पैमाना बनाया गया है, यानी कितने नंबरात पर क्या ज़हन होंगे, वो भी हम बता देते हैं, थोड़ी तफसील बताएंगे क्या चीज़ है। बताया गया है कि 140 या उससे ज़्यादा हासिल तकसीम हिंदी क्या बोलते हैं, वो जो तकसीम जे 3/8/10 ज़रबे 100 हिसाब हुआ ना, मैं हिसाब में थोड़ा कमजोर हूँ। मैं लगातार लिखता हूँ, जरा मार्सा बताइए, आप लोग मैथमेटिशियन है माशाल्लाह। इसका जवाब कितना आएगा? 1000/8 है। 100 से 10 में गुणा कर देंगे, फिर 8 से उसमें भाग कर देंगे। जरा लगाइए तो मुझे भी जानना है। इस तरह के तो सवाल आते हैं ना? जी जी, हाँ, तो लगाइए। यह है हासिल तकसीम 125। ये समझ लीजिए तो अभी समझने में बात क्लियर हो जाएगी। यानी इन्होंने 10 को 100 में किया तो 1000 हो गया, और फिर उसके नीचे 8 है तो 1000 को 8 से तकसीम कर दिया तो ये जो है 125 आ गया।
फार्मूला है वो है ज़हनी उम्र बटे असली उम्र ज़रबे 100। IQ का जो फार्मूला है वो ये है। इंटेलिजेंस एज और ओरिजिनल एज, यानी बच्चा 8 साल का हो सकता है, 10 साल का हो सकता है। तो ये नीचे असली उम्र होगी, ऊपर उसकी ज़हनी उम्र होगी, वो 10 हो सकती है, 8 हो सकती है, 12 हो सकती है। ये कैसे होगी वो अभी हम समझते हैं। तो इस ज़हनी जांच को बिने ने, जांच के लिए जो बिने ने उसूल बनाए थे उसको बाद में लोगों ने बहुत तरक्की दी, और एक नाम बड़ा मशहूर है उसमें, वो स्टैनफोर्ड बिने स्केल। स्टैनफोर्ड बिने स्केल, बिने के फार्मूले को या उसके बनाए कानून को बाकी रखते हुए, उसका नाम इस्तेमाल करते हुए स्टैनफोर्ड ने उसको और तरक्की दी। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने नंबर वाले ये हासिल, जो हासिल निकला 125 हासिल दिखा ना, इस तरह के कितने हासिल वाले किस जहन के किस स्टेज पर है। तो 140 से ज्यादा अगर किसी को हासिल तकसीम किसी की आती है तो वो जीनियस माना जाता है। जीनियस, जीनियस से ऊपर एक होते हैं जो तब्बा, मैंने बहुत ही ज्यादा ज़हीन, जैसे वो, उसकी IQ जो है 170 हो सकती है, 160 हो सकती है। इसको टेस्ट कैसे करेंगे सर, ये बताइए, टेस्ट कैसे किया? हाँ भैया, तो आदमी हज करने जाता है तो बेताब रहता है कितनी जल्दी खाने काबा जो है, लेकिन खाने काबा तो आना है। उसका IQ अगर सर्च किया जाए तो हमको यकीन है कि वो 160, 170, 180 मिलेगा। 140 ये जीनियस बच्चों की IQ है जो मिलते हैं बहुत सारे। इनको क्या कहा जाएगा? हाँ? इनको क्या कहा जाएगा? नहीं, वो तो बताया ना उसको, तब्बाई उर्दू में तो मुझे आता है, तब्बाई यानी बिल्कुल उर्दू कम समझ में आता है। चलिए देख लेंगे बाद में। 120 से 140 अगर किसी का नंबर आता है यानी हासिल तकसीम, तो उसको आप बहुत आला दर्जे का ज़हीन कह सकते हैं, यानी वेरी सुपेरियर, वेरी सुपेरियर। 110 से 120 तक को सुपेरियर, 90 से 110 तक को एवरेज, 80 से 90 तक को डलनेस, कुंद, 70 से 80 तक को अहमक, फीबल माइंडेड, फीबल, FEEBLE, फीबल माइंडेड। 70 से कम को यकीनी अहमक, यकीनी अहमक, यानी इसको आप कह सकते हैं कि यार एक आदमी को आप कहते हैं ना बेवकूफ हो क्या, लेकिन उसमें जो है मैंने इतनी कैटेगरी होती है, इतनी कैटेगरी होती है, इतनी कैटेगरी हाँ, इतनी कैटेगरी होती है। अब उस ये फीबल माइंडेड को, फीबल माइंडेड की और कैटेगरी बनाई गई है, तो उसकी कोई जरूरत हमें नहीं है। जब आदमी बेवकूफ है तो अब बेवकूफी के किस दर्जे पर है उसको जानने की जरूरत हमको नहीं है, ठीक है ना। तो 70 से कम को आप, वो मैंने बताया ना कि जैसे कुछ लोगों को कहा था यार बेवकूफ लग रहे हो, बेवकूफ हो, लेकिन वो बेवकूफ नहीं होता, वो बेवकूफी कर रहा है,
और एक होता है कि बेवकूफ है, यानी इसके बारे में आप कह सकते हैं कि ये तो हो गया वो जांच के नंबरात। ये अगर इतने नंबरात आते हैं तो आप क्या तय करेंगे कि बच्चा कैसा है। अब मसला पैदा होता है कि ये नंबरात आएंगे कैसे, जांचेंगे। तो इसके लिए माहिरीन ने पेपर्स बनाए। इसलिए मैंने कहा ना कि एक बात IQ टेस्ट का पेपर हो तो वो ले आए। लेकिन पेपर्स अगर नहीं है आपके पास तो अगर आप उस्ताद हैं तो आप ये पेपर्स बना सकते हैं। सिलेबस जो होता है, सिलेबस निसाब, सिलेबस बनाने के कानून में, तरीके में ये बताया जाता है कि दर्जा अव्वल के बच्चे को क्या क्या आ जाना चाहिए। अभी एक अपने पास है ना वो निसाब, वो निसार भाई जो लाए जी, पढ़ने के बाद दिया था ना, पहले मरहले में क्या क्या आ जाना चाहिए, दूसरे मरहले में क्या क्या आ जाना चाहिए, तीसरे मरहले में क्या क्या। हाँ हाँ, तलाशना पड़ेगा ना हमको हर चीज। हाँ, निकाला जा सकता है। कुछ सवाल मैं बताऊंगा, 2-4 सवाल मैंने नोट किए हैं किस तरह के सवाल। तो ये 3 साल के बच्चे से उन्होंने बनाया। ये सवालात माहिरीन ने 3 साल की उम्र से बनाए। 3 साल की उम्र से लेके 11, 12 साल, 15 साल की उम्र तक के सवालात बनाए। अब एक पेपर बना दिया 90 सवाल का। बाद माहिरीन ने 90 सवालात बनाए हैं। 3 साल के लिए 6 सवाल, 4 साल के लिए 5 सवाल, 7 साल का 6 साल के लिए 9 सवाल, इस तरह से करके एक ही पेपर बच्चे को दे दिया। सैकड़ों हजारों बच्चे। शुरू में इसको जो है इंडिविजुअल टेस्ट होता था, फिर बाद में इसको खत्म कर दिया गया। दायरा क्या, अकेले अकेले कितना टेस्ट लेंगे। तो इज्तिमाई तौर से पूरे क्लास को, पूरे स्कूल को बैठा के वो पेपर दे दिया गया और उसके बाद कहा गया कि इसका जवाब लिखो या बताओ। जबानी भी होता है और तहरीरी भी होता है। बच्चा इंटेलिजेंस सर इसी को मालूम करने के लिए एक ही दर्जे से ले लिया जाए तो बस हो गया कि बच्चा इंटेलिजेंस। हर दर्जे में से क्या होगा, जो इंटेलिजेंस है वो तो आता ही रहेगा। हाँ, वो तो आता ही रहेगा, होता ही रहेगा। हाँ, आपकी बात सही है। लेकिन अगर इस वक्त आपको लेना हो तो आप दर्जा अव्वल को लेके कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। दर्जा 2 में भी देखेंगे, दर्जा 5 में भी देखेंगे। क्योंकि कोई चीज जब आती है तो ऐसा नहीं होता ना कि वो बहुत पहले से चली आ रही है। बैग आती है तो उसका इस्तेमाल सफर करना पड़ता है। फिर उसके बाद जब सफर हो गया है फिर नए सेशन में आपसे दर्जा अव्वल के ले लीजिए। तो कहीं कानून में हम लोग लागू कर देनी चाहिए। बच्चा जो आ रहा है एडमिशन करने के लिए पहले IQ लेवल टेस्ट करेंगे, तो इस हिसाब से हम बढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ाएंगे, इसी में रहेंगे क्लास में। बहुत से स्कूल वाले क्वेश्चन पेपर बना के रखते हैं वो टेस्ट लेने के लिए। वो हो सकता है ऐसा ही बना लेते हो, लेकिन IQ लेवल को देख करके बनाने के लिए उसमें वक्त देना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा कि 3 साल के बच्चों को क्या क्या आना चाहिए, पहले ये मालूम होना चाहिए ना, फिर सवाल आप बनाएंगे ना। अब जैसे दर्जा 3 के लिए जो सवालात बनाए गए उसमें देखिए, अपने नाक, कान, मुंह, आंख को उंगली रखकर बताओ। दर्जा 3 साल के बच्चे का। हमारे यहाँ जो बच्चे आएंगे वो 5 साल के एज के नहीं, 5 साल के नहीं होंगे, 4 साल 5 साल। 3 साल का अगर बच्चा है उसके जो सवालात आएंगे वो डायरेक्ट पेपर एक ही हो सकता है। सवालात बच्चों के 3, 4, 5, 6 ही होंगे। वो उन्होंने कैटेगरी बनाई कि 3 साल के लिए हम 6 सवाल रखेंगे, 4 साल के लिए हम 5 सवाल रखेंगे। उसी में अब उसका लेवल जांच है। अब 3 साल के बच्चे से अगर कह जाए, कहते भाई तुम अपने आंख, कान, नाक और मुंह पर उंगली रखकर बताओ। आपने 4 चीजें एक साथ पूछ ली हैं, ऐसे नहीं पूछा है जरा नाक पे उंगली रखो रख दिया, अब कान पे रखो रख दिया, ऐसा नहीं। नाक, कान, मुंह, कोई एक और, हाँ, उस पर उंगली रखो। अब 4 चीजें आपने कह दी हैं, 4 उसको जहन में है और वो बता रहा है। कितना वो बता रहा है
ये आपको देखना है। अगर वो पांचों सवाल कर दे रहा है तो वो 3 साल का बच्चा, अगर उसको 5 सवाल दिया गया तो उसकी एक एज होगी अपनी। अगर वो 4 साल का बच्चा है और दर्जा 3 के सवालात उसने हल किए तो वो हो जाएगा 3/4। वो हो गया 3/4 दरबे 100। 3/4 दरबे 100। अब उसको आप जो हासिल लेंगे वही उसका IQ नंबर। नहीं समझा? एक 4 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है मिसाल के तौर से, वो आया, उसको आपने पेपर दिया, उसने दर्जा 4 के सवालात तो हल कर लिए, 5 का नहीं हल कर सका। यानी 5वें साल का, या साल की बात दर्जे नहीं बोले, 5वें साल का सवाल नहीं हल किया, 4 साल का सवाल हल किया, तो वो 4/8 होगा। 4/8 दरबे 100। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है, ये कितना लिखा था, 10/8, तो 8 साल का है और उसने 10 साल के बच्चे के सवालात को हल कर दिया, तो ये 10/8 दरबे 100, यानी उसका IQ 125। समझ में आ रहा है नहीं? अब ये लड़का जो है, इसने PhD लेवल के सवालात हल कर डाले होंगे, उस लेवल पर जांच नहीं की जाती, जांच 15 साल के नीचे ही की जाती है। लेकिन ये अपने बचपन में जब 15 साल का सवाल हल किया होगा तो 15 अगर ये 8 रहा होगा तो उसका हो गया होगा। क्यों मार सकते? तो ये है IQ लेवल टेस्ट करने का तरीका। अब इसमें महारत यह है कि आप सवाल सही सही बना पाते हैं कि नहीं, इसीलिए सवालात तलाशे जाते हैं कि अगर बनाया सवाल कहीं मिल जाए। लखनऊ में पिछले साल जो सेशन चल रहा था उसमें पेपर्स दिए गए थे करने के लिए, और लोगों ने किए, हम भी थे, हमने भी किया और तो उसको जमा कर दिया। बाद में बहुत पछताए कि यार इसकी कॉपी लेनी चाहिए थी, उसको मोबाइल में उसका फोटो खींच लेते। फिर मैंने उनको मैसेज किया, मुंबई से आए थे, कि बराए करम वो जो टेस्ट का पेपर था उसकी कॉपी भेज दीजिए। उन्होंने नहीं भेजा। ये लोग नहीं देते, ये लोग नहीं देते। तो हम भी बैठ करके इस पर तय कर सकते हैं। जैसे दर्जा 3 का तीसरे से 3 हम तलाश करेंगे वक्त निकाल के, ताकि जो है तीसरे साल के लिए एक अगला सवाल है, बताओ तुम लड़का हो या लड़की। 3 साल के बच्चे से पूछा जाएगा तुम लड़का हो या अपना नाम बताओ, अपना नाम बताओ। ये कौन सा रंग है, कोई कलर दिखा करके आप उससे पूछ सकते हैं ये कौन सा रंग है। चाकू कैंची दिखाकर पूछा जाएगा कि ये क्या है। ये 3 साल के बच्चे के लिए सवाल आता है। अगर ये इतने सवाल का जवाब 3 साल का बच्चा सही से दे लेता है तो उसका IQ 3/3। 3 साल का बच्चा है, 3 साल का सवाल उसने हल कर लिया तो 3/3। इसी तरह से 4 साल के लिए मैंने 2-3 सवाल नोट किए हैं। रोजमर्रा के आम जुमले को दोहरवाना, मसलन ये सफेद बिल्ली बैठी है, आप उससे कह दें ये सफेद बिल्ली बैठी है, इसको दोहराओ। अगर वो सही से दोहरा लेता है ये सफेद बिल्ली बैठी है, ठीक है, गेंद मेज के नीचे है, दोहरवाने के लिए। लिखी हुई 3 गिनती को एक सांस में पढ़ना। आप 3 गिनती लिख दें, 3, 5, 3, 5, 9 मिसाल को, 4, 6, 8 आप लिख दें, उससे कहें इसको पढ़ो एक सांस में। यानी वो ठहर करके सोचे ना। 3, 5, 9 का मतलब है कि उसकी शनाख्त, उसकी पहचान, उसकी जहानत तेज है। वरना वो 3, फिर उसके बाद गुणा गणित करेगी, फिर 5 बताएगी। ये तो 4 साल के। आगे भी ये सवाल आता आएंगे लेकिन वो डबल गिनती में आएंगे, जैसे 34, 38, 50। अब वो सोचने ना पाए 34 के बाद इधर 3 है, इधर 8 है, तो ये 38 है। एक सांस होता है इस तरह से।
ये कुछ एग्जाम्पल थे सवालात के। तो इस तरह के सवालात हम बना सकते हैं। सिलेबस, जो लोग सिलेबस का कानून बनाए हैं उनको पढ़ करके वो क्या बताते हैं कि LKG में क्या आ जाना चाहिए, UKG में बच्चों को क्या क्या आ जाना चाहिए, दर्जा अव्वल में क्या क्या आ जाना चाहिए, उसके लेवल पे हम ये है आज की। समझ में आ गया हमारे साथ? समझ में ये बहुत बेहतर है। हाँ कैची जो है छोटा बच्चा है 3 साल का, हाँ उसके वहाँ तो खुद ही छिपा के हटा देते हैं, ऐसा ना हो काट ले। तो बताने के सवाल करेंगे तो कम देख पाएगा, तो जल्दी से हटा देते हैं फिर वही मैंने बताया था ना कल कि एक वीडियो भी है, वो छोटे छोटे 3 साल के बच्चों को स्कूल में ला करके वो प्ले 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 बॉय स्कूल ऐसे कुछ बोलते हैं, वो वहीं आके यानी माए जो है बस छोड़ देते हैं, बस साल 2 साल अपने पास रखा। बल्कि अरब कल्चर में तो वो भी नहीं था, हुजूर कहाँ अपने माँ अपने घर रहे, हुजूर अपने घर रहे कहीं नहीं रहे, चले वो एक स्कूल ही था, ठीक है, वो एक माँ से दूसरे माँ। तो जो प्ले बॉय या प्ले ग्रुप स्कूल होते हैं वहाँ भी सिर्फ लेडीज ही रखे जाते हैं, मर्दों को नहीं रखा जाता है, क्योंकि उन बच्चों को माँ की मोहब्बत चाहिए, बाप की शफकत नहीं चाहिए। अरे ना, बड़ी डेंजर शफकत होती है बात। तो 3 साल का बच्चा आता है, उसका टेस्ट तो लिया जाएगा। अब हमारे यहाँ नहीं आता, हम कहाँ से लेंगे, लेकिन हम 4 साल का अगर आता है तो उसका IQ टेस्ट ले सकते हैं, 5 साल का आता है तो ले सकते हैं, तय कर देंगे कि वो जो है उसका लेवल क्या है। देखिए बच्चा स्कूल आया ना है, वो अपने माहौल से अपने घर से सीख रहा होता है, 3 4 5 तो घर से सीख ही रहा होता है ना, उसके लिए कोई स्कूल आना जरूरत पड़ती है। चाकू कैंची तो घर ही से सीखता है, स्कूल में थोड़ी सीखता है। रंग क्या है, नाम क्या है, मुंह हाथ पैर कहाँ है, ये सब स्कूल थोड़ी सिखाता है, वो तो बच्चे घर पर भी सीख जाते हैं। इसलिए ये नहीं कहा जाएगा कि बच्चा चूंकि लेट स्कूल आया है तो इसलिए अगर ये 3 का जवाब दे पाया है 4 का नहीं दे पाया है तो इसको इसका IQ लेवल हो सकता है कि ज्यादा हो। इस सवाल सब वही हैं जो स्कूल में रहेगा तब भी सीखेगा, घर रहेगा तब भी सीखेगा। इसलिए ऐसे सवाल नहीं दिए जाते कि जुमले और इस तरह। तो ये हो गया ज़हानत की थोड़ी सी। इस सिलसिले में कोई बात आपको और ऐड करनी हो, आगे बात बढ़ाई जाए। अब हम ये देखेंगे बहुत ही मुख्तसर में कि ज़हन की नशोनुमा, उसकी ग्रोथ कहाँ होती है, उसकी बुनियाद कहाँ है, इब्तिदा में, शुरू में। बाद में तो जहन कहीं भी बढ़ सकता है, क्लास में बढ़ सकता है, आप किसी दूसरे शहर में गए वहाँ आपका जहन बढ़ सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पर जहन कहाँ तैयार होता है, उसकी जहन की नशोनुमा कहाँ होती है और जहन पर किसके असरात होते हैं, क्या ये मौरूसी चीज़ है या जो है हासिल करने वाली चीज़, ये बात हम करेंगे। इस सिलसिले में आपसे हम आपकी राय जानना चाहेंगे कि जहन वरासत में मिलता है, मौरूसी का मतलब माँ बाप से, घर वालों से मुंतकिल होता है, या जहन जो है वो अलग से उसकी तैयारी और उसको दाना पानी दे करके तैयार किया जाता है। कुछ बातें आपके ध्यान में, कुछ तो बाय नेचर होते हैं और बाकी कुछ जो भी हम माहौल से अपने हिसाब से बाय नेचर। जहन जो है वालिदैन से खास तौर से वो ट्रांसफर होता है बच्चों में, तो मेडिकल के हिसाब से कि जिस तरह से वालिदैन जैसे होंगे वो 90% उसके असरात वो बच्चों में आ जाएंगे। फिर अब वालिदैन तेज हैं, जहन के तेज हैं, अब उनके हालात माहौल कैसे हैं, अगर वो पढ़ने लिखने के उसमें है तो बच्चा वो ऑटोमेटिक उसी तरीके से वो ढलता चला जाता है। वो अगर किसी दूसरे काम में ज़्यादा मजबूर रहते हैं, जो कुछ करते हैं, वो उस टाइप में हो जाता है। जो माहौल घर में मिलता है उसको ज़हनियत तो मौजूदी मिलती है, कितना तेज उसका लेवल है दिमाग का
वो विरासत से आती है, लेकिन वो किस माहौल में वो आगे चल के वो उस माहौल में वो जहानत काम करती है। हाँ सर, ये तो वालिदैन से जहानत मिलती है, ये तो बात मतलब क्लियर है, लेकिन इसमें बुरा असर पड़ता है। जैसे कभी कभी बच्चों में मतलब दिमागी बुखार हो जाता है। जैसे हेलन केलर एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्ची थी, जब पैदा होती काफी इंटेलिजेंट थी, लेकिन दिमागी बुखार या फिर कोई इस तरह से मतलब बीमारी तो हालात के असर होते रहते हैं, तो वो जो हमारा जो माइंड होता है उसका बहुत बुरा असर होता है, बीमारी होगा, जिससे वो जहन कमजोर हो सकता है। कि उसकी लर्निंग कैपेसिटी जो उसके वालिदैन से मतलब जहन में मिली थी, विरासत में मिली थी, वो कम हो सकती है। क्योंकि बीमारी इससे मतलब किसी भी बच्चे को पढ़ाने से पहले इसीलिए ये भी वालिदैन से हमें पूछना पड़ेगा कि आपका बच्चा कभी बचपन में किसी बीमारी से दो चार नहीं हुआ था। अगर मतलब ऐसा होता है वो बच्चा भी जहनी तौर से वो कमजोर होता है, हालांकि उसके वालिदैन का दिमाग में मिला हुआ। कुछ तो जिनसी होती है, कुछ बाय नेचर होती है। मान लीजिए हम कहीं देखते हैं कोई ऑटो चलाने वाले की बेटी है, वो फला बहुत ज्यादा काम करता है, जबकि पढ़ा लिखा है। कोई ठेला चलाने वाले का लड़का है, IAS पढ़ा लिखा नहीं, अक्सर ऐसे लोग चलते हैं, जबकि वो उतना रुतबा अपनी हैसियत उन फैमिली के बैकग्राउंड की नहीं होती। लेकिन कुछ बाय नेचर होते हैं, कुछ बाय जिनसी होते हैं कि थोड़ा वाइट है, इसकी वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि एकदम अगर ये जाहिल है, बहुत गरीब है, तो ये ऐसे लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते। जरूरी है कि हाँ माँ बाप ऐसे रहे होंगे, ये भी इंटेलिजेंट पैदा हो, पूरा सही से हम इसका नहीं लगा सकते। जो चीज है हमारे साथ दुनिया की कोई भी चीज हो उसमें एक्सेप्शन जरूर होता है। किसी के माँ बाप कभी स्कूल में गए और बच्चा जो है कुछ चीजें होती हैं जो मजमूई एतबार से तय की जाती है, यानी 70% 80%। आप कोई भी रूल पढ़ लें, आप ग्रामर के रूल हैं कुछ भी हैं, एक रूल पढ़ते पढ़ते जाएंगे और लास्ट में फिर ये कहेगा कि लेकिन यहाँ यहाँ ये चीजें भी हो सकती हैं, यानी जो अभी तक आपने पढ़ा है उसका जो है उलट। अब अरबी कवायद जो लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, मालूम हुआ कि मुब्तदा हमेशा पहले आता है, खबर बाद में आती है। पूरा जब पूरी इमारत खड़ी हो गई उसके बाद फिर आखिर में आएगा कि लेकिन इन मौके पर खबर पहले आ जाएगी मुब्तदा। ये एक्सेप्शन तो रहता है। ज़हनियत जो चीज़ है वो अलग है। अब बाप पढ़ा लिखा नहीं है, ये अलग बात है। ज़हनी तो हो सकता है, वो चीज़ आती है ना। पढ़ा लिखा होना अलग चीज़ है, ज़हनियत अलग चीज़ है। जहानत का ताल्लुक पढ़ाई से नहीं, पढ़ाई को जहन पढ़ाई को लेता है, ना कि पढ़ाई से जहन बनता है। जहन से पढ़ाई होती है। जैसे आप बताए अपने माँ बाप से सीखता है, कुछ माहौल से सीखता है, सीखने वाली बात अलग है। सीखने वाली बात अलग है। नहीं सीखेगा कब? जब उसका जहन होगा, जब उसके पास जहन होगा तभी वो सीखेगा। सीख करके वो जहीन नहीं बनता है, जहीन से वो सीखता है। ये बात मानी हुई है कि बच्चा जब पैदा होता है तो जहनी एतबार से वो बहुत लूज होता है, बहुत सुस्त होता है। अपने माँ बाप से, अपने घर खानदान से उसका जहन तैयार होता है। आपने देखा होगा एक ही माँ बाप का जो पहला बच्चा होता है वो बड़ा सीधा साधा, शरीफ, कायदे का और नॉर्मल होता है। उसी माँ बाप का छठा बच्चा, सातवां बच्चा, आठवां बच्चा वो इब्तिदा से ही बहुत एक्सपर्ट होता है। वजह क्या होती है? इसकी वजह यह होती है पहला बच्चा वो सिर्फ अपने माँ बाप को पाया हुआ, लेकिन छठा बच्चा अपने 5 भाई को भी पाया हुआ होता है। उसकी भी जहानत उसको मुंतकिल होती है। उनकी हरकतें, उनकी बातें, उनकी चालाकियाँ, उनकी एक्टिविटीज वो उस बच्चे को मुंतकिल होती है। गोया जहन बनता है खानदान में, वालिदैन में। इसको आप मौरूसी कहेंगे कि वरासत में मुंतकिल। जेनेटिक तो होता ही है, लेकिन इसको ग्रोथ मिलती है, इसको तरक्की मिलती है उसके घर, खानदान और बुनियाद हुआ है घर, उसका अपने माँ बाप और उसके भाई बहन। जितना बड़ा माहौल होगा घर का, उतने ही बच्चे जो है तेज तर्रार हो सकते हैं और होते हैं। कुछ ना हो, कुछ जो है खराब माहौल के भी अच्छे हो जाए, ये रेयर केसेस हैं।
ये मिसाल है या नमूना नहीं माना जाता, समझ रहे ना। एवरेज क्या है वो देखा जाए, ये बात मानी। तो जब ये बात मान ली गई है तो फिर अब हमको अपने घर के माहौल को, वालिदैन की एक्टिविटीज, उनकी हरकतों, उनके अमल को, इसीलिए कहा जाता है कि वालिदैन को भी साथ लेकर के ही चला जा सकता है अच्छी तालीम तरबियत के लिए, क्योंकि उसके असरात ज़्यादा हैं। अगर वो सही नहीं हुए तो आप कितना उनको दुरुस्त करें। भाई हमारे पास तो 4-5 घंटे रहता है, उनके पास तो पूरा वक्त गुजारता है। तो ये हो गई ज़हानत पर बातें। मेरा ख्याल है कि इतनी बात का अभी और भी टॉपिक्स हैं। कितना बच गया वक्त? चलिए हम बात कर लेते हैं इसी ज़हानत ही के ताल्लुक से। जहन का एक काम है लर्निंग, याद करना। जहन के असल में बात आई है, इसमें ये याद करना। हमारा जो सिस्टम है या ज़्यादातर स्कूलों का सिस्टम है वो है रट्टा सिस्टम, और रट्टा सिस्टम माहिरीन इसके बिल्कुल कायल नहीं है। इसकी खराबियां, इसके नुकसानात सब पर वाज़ेह हैं। इसलिए और बड़े जो माहिरीन हैं उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक सिस्टम बनाया कि यार जब रट्टा नहीं लगवाना है तो कैसे बात को अपने अंदर वो उतारे, कौन सा फार्मूला अपनाया जाए, कौन सा तरीका अपनाया जाए कि रटना भी ना पड़े और चीज़ें उसके जहन में आ जाए। अब हम उस पर बात करेंगे कि याद रखने की टेक्निक्स, उसके तरीके, मुस्तकिल और पायदार याद करने के तरीके, इस पर बड़ा काम हुआ। एक बात और हो जानी चाहिए थी वो ज़बान के बयान में कि बच्चे जो है कितने लफ्ज़ आप बुलवाएंगे। भाई बुलवाना है ना, कहा गया कि बच्चों को खूब बुलवाया जाए। कितना बुलवाएंगे आप उससे? वैसा तो नहीं है ना कि अब हम 3 घंटा यहाँ बोल रहे हैं, 3 घंटा बोलेंगे तो अब एक बच्चे को भी पढ़ लाएं, उसको भी यही कहेंगे और 3 घंटा बोले, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए भी एक पैमाना बना है कि बच्चा कितने लफ्ज़ सीखता है किस उम्र में। अब जब जितने लफ्ज़ वो सीखता है या सीख सकता है तो हमको उतने ही बुलवाना है, उसी के आसपास बुलवाना है। तो लोगों ने 8 माह से इसको बनाया है कि 8 माह तक बच्चा 0 लफ्ज़ सीखता है, यानी कुछ भी नहीं सीखता। 8 माह तक बच्चा कोई लफ्ज़ नहीं सीखता, वो सिर्फ गोंगा करता है, लफ्ज़ नहीं सीखता। लफ्ज़ कहते हैं जिसका कोई माना हो, इसका मतलब हो, इसको समझा जाए। तो उन्होंने बताया कि 8 माह तक नहीं, 10 माह तक एक लफ्ज़, 10वें माह में वो कोई एक लफ्ज़ अच्छे से सीख जाता है, चाहे वो अम्मा कह ले, पानी कह ले या कुछ भी कह ले। 12 माह में 3 लफ्ज़, 15 में 19, 18 माह में 22, 21 माह में 118, 2 साल में 212 अल्फाज को याद हो जाते हैं। 212 अल्फाज 2 साल में बच्चा बोल लेता है, उसी को घुमा फिरा करके रोज बोलता है। यानी उसके पास ज़ख़ीरा जो है 212 अल्फाज के हो जाते हैं। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ कम भी हो सकते हैं, लेकिन जांच में उन्होंने 4 साल में 1550 अल्फाज को आ जाते हैं या आ जाने चाहिए। ये स्मिथ है, उनका फार्मूला है, और एक सिशोर है, उनका फार्मूला है कि 4 साल में 5600 लफ्ज़ आ जाते हैं। अब इसको कैसे आप हल करेंगे? एक माहिर कहता है कि 4 साल में 1550 अल्फाज बच्चे सीखते हैं, एक माहिर कहता है कि 5600 लफ्ज़ सीखते हैं। इसको कैसे आप तय करेंगे? कोई वजह तो होनी चाहिए।
बताएगा कि ये फर्क इतना इतना बड़ा फर्क 1550 का 2000 कर देते, लेकिन ये 5600 के। इस पर मैंने जो गौर किया, इसके दो, एक तो बुनियादी सबब हो सकता है, दूसरा भी है। दूसरा ये है कि लड़कियों की जो जबान है वो लड़कों की बनिस्बत ज्यादा होती है। लड़कियों के पास अल्फाज ज्यादा होते हैं लड़कों की बनिस्बत, और लड़कियों के पास जुमले भी ज्यादा होते हैं बनिस्बत लड़कों। लेकिन इतना फर्क तो नहीं होगा। तो दूसरा जो फर्क हो सकता है वो ये देहाती और शहरी होने का, ये मैंने गौर किया था। मैं इसको गौर कर रहा था कि ऐसा कैसे होगा। शहर के बच्चे अच्छा बोलते हैं, ज्यादा बोल देते हैं। देहात के बच्चे चंद अल्फाज ही को वो 24 घंटे बोलते हैं, बोलते ही रहते हैं, नए नए नहीं। शहर के बच्चों को बहुत सारी चीज़ें देखने के मौके होते हैं, टीवी प्रोग्राम है और इस तरह के हैं, शहरी माहौल है, अच्छे स्कूलों के माहौल है। इसकी वजह से हो सकता है उनके अल्फाज ज़्यादा हो जाते हों। तो ये जांच के वक्त ऐसे ही रहा होगा। अब ये बदल भी सकता है, लेकिन जो बात इन्होंने लिखी है कि 1550 तो इतने अल्फाज तो आ ही जाने चाहिए। फिर उसके बाद भी बहुत कुछ है। 5 साल में 2072 और 6 साल में 2562, ये गिनती है। इतने अल्फाज बच्चे को आ जाना चाहिए। चलिए अब हम याद करने की टेक्निक पर बात करते हैं। ये कभी आपने इसको सुना? SQ3R। ये SQ3R फार्मूला इस वक्त पूरी दुनिया में याद करने के ताल्लुक से मुजर्रब और तयशुदा फार्मूला है। इसके बाद अभी तक कोई नया फार्मूला नहीं आया है, यानी आगे मजीद कोई अच्छा आ सकता है, लेकिन इस वक्त लेटेस्ट में जो हर जगह राइज है, जिसकी अहमियत और इफादियत को तस्लीम किया गया है, वो है SQ3R का फार्मूला। इसको बनाया है फ्रांसिस रॉबिन्सन ने 1946 में इसको बनाया था। फ्रांसिस रॉबिन्सन ने 1946 में बनाया था और अपनी किताब इफेक्टिव स्टडी में इसको बयान किया। अपनी किताब इफेक्टिव स्टडी में बयान किया। फ्रांसिस रॉबिन्सन 1946 किताब, जिस किताब में इसने फार्मूला बयान किया उसका नाम है इफेक्टिव स्टडी। S for survey, Q for question, R for reading, reading, फिर R for record या रिव्यू, रिकॉर्ड या नहीं, रिकॉर्ड या रिसाइट, और तीसरा आर है रिव्यू। 3R का मतलब 3R, तो शॉर्ट में SQ3R फार्मूला बताया गया। रिव्यू को एक आप नाम और दे सकते हैं, रिवीजन।
ये बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है और इसको अगर फॉलो किया जाए तो हमको सिर्फ ज़रूरी चीज़ें याद रहेंगी या याद करनी पड़ेंगी। फालतू चीज़ों से हम बच जाएंगे, वक्त भी बचेगा और जो चीज़ याद होगी वो हमारे ज़हन में देर तक कायम रहेगी। देखिए, हमारा ज़हन जो है ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। इसके अपने कुछ फंक्शंस हैं। फंक्शन ये है कि अगर इसको पता चल जाए कि ये बात गैर अहम है, वो कोई भी चीज़ जब जहन में जाती है या जहन करता है तो वो उसको एनालिसिस करता है कई दिन तक, ये बात अहम है या गैर अहम है। गैर अहम को वो डिलीट कर देता है, भुला देता है। अहम को याद रखता है और आपको याद करा देता है। उसको सिर्फ ये पता चल जाए कि ये अहम है, वो मुताला करता है। आपके रवैये से, आपके बदन की एक्टिविटी से वो तय कर लेता है कि ये चीज़ अहम है और फिर वो आपको याद करा देता है। आपने सुना होगा कि लोग, अगर आप सोच के सोएगा मुझे 5 बजे उठना है, ज़रूर उठना है, 5 बजे उठ जाऊंगा, और कुछ आप फिक्र भी करते हैं यार घड़ी अलार्म कोई बात नहीं 5 बजे आँख खुल जाएगी, तो 5 बजे आपकी आँख खुल जाती है। और अगर इत्मीनान हो जाए कि कल तो छुट्टी है ना, जब मन तब आँख खुले तो मुमकिन है कि आप 7 बजे खुले, मुमकिन है कि 5 बजे खुले, दोनों ऑप्शन रहते हैं। ये है टेक्निक। इस टेक्निक में क्या है वो हम समझ लेते हैं। पहली चीज है सर्वे। सर्वे यानी जायजा। आपको जो चीज याद करनी है ये याद करानी है, रट्टा नहीं करवाना, रटवाना नहीं। मीनिंग वगैरह के बारे में जो कहा जाता है कि वर्ड मीनिंग वगैरह रट लेते हैं बच्चे, अच्छी बात है, रट लेते हैं, लेकिन वर्ड मीनिंग वगैरह भी जो आपको याद है वो सब रट के नहीं याद है, आप पढ़ते पढ़ते खुद याद हो गया, हुआ है ना, पढ़ते पढ़ते वो खुद याद हो गया है, रट के नहीं। लेकिन अब छोटा बच्चा कितना पढ़ पाएगा, कितना पढ़ेगा, पढ़ने का बहुत ज्यादा रवाज तो है, इसलिए उसको याद करा दिया जाता है, कम से कम याद हो जाए। लेकिन अगर वो मुसलसल पढ़ता रहे तो वो खुद ब खुद उसको याद हो जाएगा। तो वर्ड मीनिंग, हाँ, वो धीरे धीरे सीखेगा। कोई वर्ड जब 4 बार 5 बार आता है तो समझ जाता है कि जो है। सर्वे, सर्वे का मतलब यह है कि जो चीज आपको याद करनी है, याद करानी है, पहले उसका सरसरी जायजा ले लीजिए। उस जायजे में आप उस सबक का उन्वान देख लें, उस मजमून का उन्वान देख लें, फिर उसकी जो और हेडलाइंस हैं, पूरे मजमून में कहाँ कहाँ और हेडलाइंस हैं, उस पर एक नजर डाल लें। 3 से 5 मिनट का टाइम दिया गया। 3 से 5 मिनट में आप उस मजमून का उन्वान देख लें, फिर और देख लें छोटे छोटे उन्वानात होते हैं ना, वो कौन कौन से हैं, कितने हैं। 3 से 5 मिनट में कर लें 5 मरतबा, 5 ये कर लें, ये आपका सर्वे हो। उसके बाद क्वेश्चन, आप उस मजमून को जो मोटे तौर से आपने देख लिया है उससे आपका जहन कुछ सवाल पैदा करेगा, एक काम। दूसरा काम, उस मजमून के आखिर में कुछ सवालात हो सकते हैं, दरसी किताब में होता है, वो सवालात पढ़वा, वो सवालात पढ़वा। सवालात नहीं है तो उन्वान देख करके या थोड़ा मोड़ा इधर जो आपने नजर दौड़ाई, आपका ध्यान खुद एक सवाल बना सकता है, ये मजमून क्यों लिखा गया है, इसका मकसद क्या है, इसमें कौन कौन सी बातें हो सकती हैं। 2 काम। तीसरा काम ये कर लीजिए, अगर एग्जाम देने वाला मजमून है, इम्तिहान देने वाला मजमून है, तो 3-4 साल के सवालात एग्जाम के वो देख लीजिए। ये क्वेश्चन में ये बात डाली, यानी ये 3 काम आपको क्वेश्चन वाले में करना है। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि आपका ज़हन फिक्स हो जाएगा कि मुझको अब पढ़ना क्या है। मजमून तो इतना बड़ा है ना, कितना आप पढ़ोगे। अब आप सवालात से ये तय कर लेंगे कि ये सवालात पूछे जाते हैं, मुझको इसी पर फोकस करना है, यही मुझको पढ़ना चाहिए, ये पढ़ो।
जो लोग बड़ी किताबें पढ़ते हैं, अगर यदि ड्रामे ऑफ शेक्सपियर के ड्रामे कोई पढ़ रहा है तो शेक्सपियर ड्रामा तो 250-300 पेज का, इम्तिहान में सवाल है 1 या 2 आने हैं तो पूरी किताब क्यों पढ़े भाई? सवालात 3-4 साल के पेपर, चूंकि वो एग्जाम का है तो 3-4 साल के पेपर बता देंगे कि शेक्सपियर के ड्रामे से कौन कौन से सवालात आते हैं। बस वही चीज तलाश करके पढ़ लीजिए या उसी पर आप फोकस कर लीजिए। पूरा पढ़ना चाहें आपकी मर्जी, लेकिन ये हो गया दूसरा सेक्शन। उसके बाद तीसरे मरहले में आप रीडिंग करेंगे। जब सवालात तय हो गए, आपने समझ लिया कि इस मजमून से मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए, तो अब आप उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, चाहे पूरा पढ़ लें या कहीं कहीं से अगर हेडलाइन बनी हुई है तो हेडलाइन पढ़ें, नई हेडलाइन है तो पूरा मजमून पढ़ें। जहां जहां वो बात आ जाए वहीं पर थोड़ा सा जोर दे लीजिए, उसको 1 बार 2 बार पढ़ लीजिए और बकिया पढ़ते चले जाइए, छोड़ते चले जाइए, पढ़ते चले जाइए। इससे आप पूरी किताब पढ़ने और हर चीज को बिला वजह ध्यान में बैठाने से बच जाएंगे, मर सकते, बच सकते हैं ना। हम जैसे अब हम लोग लाइब्रेरी में रहते हैं, अब हमको नमाज के किसी अहम मौजू पर देखना है तो पूरी नमाज क्यों हम पढ़ें? पूरी नमाज का चैप्टर क्यों पढ़े 500 सफ़े का? हमने जल्दी जल्दी वो फेरिस्त तलाश की और पहुंच गए वहीं, उसको पढ़ लिया, हमारा काम हो गया। नहीं तो मालूम हुआ अगर सवाल ना होता तो हम पूरा नमाज को पढ़ते, फिर कहीं पर पहुंचते और फिर इसको बड़ा मसला खड़ा है। ये है क्वेश्चन। फिर रीडिंग की बात हो गई, उसी हिसाब से उसको पढ़ा जाएगा। चौथे मरहले में आपको उसको रिकॉर्ड करना है और रिसाइट करना है। रिकॉर्ड करने का मतलब ये कि अब आप नोट्स बनाएंगे, जो आपने पढ़ा है, जो सवालात आपको यकीन हो गया कि यही सवालात आएंगे या इसी से मिलते जुलते सवालात ही आएंगे, उसको आप जो है अब उसकी नोट्स बनाएंगे अपने अल्फाज में। पढ़ने के बाद आप अपने अल्फाज में उसके नोट्स बनाएंगे, अपनी ज़बान में बना सकते हैं। अंग्रेजी किताब है, उर्दू में आप उसको नोट्स बना सकते हैं। मकसद अभी क्या है, जहन में बिठाना। अंग्रेजी लिखना आपको आती है, आप जहन में मैटर रहेगा तो अंग्रेजी, भाई जहन में मैटर अंग्रेजी में नहीं रहता ना, वो तो आपके अपने सोच में रहता है। आप इसको उर्दू भी बोल सकते हैं, हिंदी भी बोल सकते हैं, अंग्रेजी भी बोल सकते हैं। वो तो जहन से जब आप मुंह पे लाएंगे, हाथ पे लाएंगे, तब फिर वो लैंग्वेज देना पड़ता है, वरना जहन में वो चीज महफूज हो जाए। तो मैटर को महफूज करने का सबसे बेहतरीन जरिया अपनी जबान है। तो आप उस पूरे, मैं इंग्लिश से मैंने BA में किया है, मैं शायद ही अंग्रेजी कभी याद किया हूँ। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता था वहां से, अंग्रेजी पढ़ के हिंदी में या उर्दू में जहन बिठाता था। तारीख हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश को मैं उर्दू में पढ़ा हूँ, मेरे पास 2 किताबें हैं अंग्रेजी अदब की तारीख, वो पढ़ के मैंने उर्दू में पढ़ के अंग्रेजी MA किया है। जुमले में जब मुझे बनाना आता है गलत या सही, तो मैं उस पढ़ी हुई, सोची हुई, जानी हुई चीज को मैं जुमले पहना दूंगा ना। जुमले पहनाना, तो जुमले ना याद किए जाए बिला वजह, जुमले आप उसी जबान में याद करें, कितना याद करेंगे आप अपने उसमें समझ लीजिए। इसी तरह से बच्चे को कोई भी चीज आप पढ़ाना चाहते हैं, अगर मवाद उसको समझा दीजिए, पढ़ते हुए वो बात को अच्छे से समझेगा और समझा भी सकता है। तो ये रिकॉर्ड में ये चीज है। और रिसाइट कहा गया है कि आप जितने सेंसेस का यूज करेंगे उतने ही ज्यादा आपको याद होगा, आपके काम आएगा। एक तो होता है कि आप सिर्फ अपनी आंख का इस्तेमाल करें, एक सेंस, यानी बालक को सिर्फ नजर दरवाजे चले जाए। एक ये है कि आंख के साथ मुंह का भी इस्तेमाल करें, यानी उसको बोलते भी जाएं। ये 2 सेंस आपके जब यूज होंगे तो अब आपकी याद करने की सलाहियत और बढ़ गई। राइटिंग को भी साथ में शामिल कर लें तो ये तीसरा सेंस हो गया, यानी आप जो पढ़ रहे हैं उसको बोले भी जा रहे हैं और फिर उसके खास खास पॉइंट आप लिखते भी जा रहे हैं। जब 3 सेंसेस आप यूज करेंगे तो वो और ज्यादा आपके जहन में बात बैठती जाएगी। आप रट नहीं रहे, आप पढ़ रहे हैं, आप रट नहीं रहे, पढ़ रहे हैं, लेकिन जहन समझ गया ये चीज मुझको महफूज करनी है, क्योंकि ये इतना कर रहा है तो महफूज करनी है, तो महफूज रहेगी। 5वें और आखिरी मरहले में रिव्यू और रिवीजन,
यानी जो कुछ आपने अब तक पढ़ा लिखा है इसको आपको रिव्यू या रिवीजन करना है, दोहराना है। इसकी मुद्दत 24 घंटे, 1 हफ्ता, 1 महीना रखेंगे। कम से कम आप 24 घंटे में उस पर एक बार ध्यान दौड़ा लीजिए जो आज मैंने क्या क्या पढ़ा है, और अगले हफ्ते उसको एक बार फिर से दोहरा लीजिए, और मौका मिल जाए तो 1 महीने में एक बार फिर सोच लीजिए, फिर लाइफ टाइम एंजॉय। ये है SQ3R फार्मूला। इस फार्मूले को सुनने के बाद क्या हमको ये लगता है कि ये चीज़ हमारे बच्चों के लिए फायदेमंद हो सकती है? इस पर मेरा तजर्बा भी है। हालांकि मैं SQ3R फार्मूले के बारे में ऐसा नहीं कि बहुत पहले से जानता, लेकिन पढ़ाई मैंने ऐसे ही की। फालतू चीज़ें मैं कभी नहीं पढ़ता रहा। पढ़ाने के लिए एक प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है यही है। तो आप सही कह रहे हैं कि जब आप कोई भी मान लेसन पढ़ाते हैं उसके मौजूद पे जाइए, उसकी सारी हिट्स वगैरह पढ़िए, और ऐसे भी पता चलता है कि जो मौजूद बात में कुछ सवाल भी पैदा होते हैं, हो भी सकते हैं। कई उसको अलग कर दीजिए या बच्चों से पूछने के लिए इस्तेमाल कर दीजिए। पढ़ाते पढ़ाइए सवाल, फिर उसके बाद रीडिंग है, रिकॉर्ड है, रिव्यू है। बहुत अच्छी चीज़ है, मेरा ख्याल आपको नोट कर लिया होगा। बच्चों को यही ध्यान में ही तो होता नहीं, पढ़ा दिया जाता है, उसके बाद जब क्वेश्चन पेपर बन जाता है एग्जाम में लेके बैठते हैं, कुछ याद ही नहीं। कुछ नहीं, वो जो रटे रहते हैं इम्तिहान के दौरान, उनको स्टोरी याद है कि फला लेसन से ये हमने पढ़ा था, वाकया थोड़ा सा कुछ याद है, तो आप इसमें से निकाल के लिख सकते हैं। वो भी याद नहीं, भारी पड़ जाते हैं। ये SQ3R का फार्मूला भी पूरा हो गया। अभी हमारे पास 40 मिनट हैं। कल भी एक बात आई थी, देहानत के बयान में उसको भी आ जाना चाहिए कि हमारे क्लासरूम में बुनियादी तौर पर 2 तरह के बच्चे हो सकते हैं। बुनियादी तौर पर 2 तरह के बच्चे हो सकते हैं। एक तो ज़हीन बच्चे, एक बेवकूफ बच्चे हो सकता है। ज़हीन बच्चे और कुंद ज़हन बच्चे, यानी गिफ्टेड बॉय या चिल्ड्रन और बैकवर्ड, ये 2 हो सकते हैं। तो अब क्यों ना हम ये देख लें कि इनके साथ हमारा रवैया क्या हो सकता है। 2 तरह की बातें, जैसे आपकी ये सोच है कि भाई हमको किसी तरह से बंटवारा नहीं करना चाहिए। ये सोच अपनी जगह तो बड़ी उम्दा है, लेकिन कानूनी एतबार से बिल्कुल ठीक नहीं है। तो बंटवारे से ही चलता है, क्योंकि जिसका जो मकाम है अगर वो ना दिया जाए तो उसका नुकसान है। एक मिनट, आप जो कह रहे थे, लेकिन इस मामले बच्चों वाले मामले इस पे सख्त कानून भी है। उनको डिफाइन ना किया जाए, इतना उनको उनकी जो है वो वही बात बार बार हो रही है, उनको बताने की क्या जरूरत है? आप डिफाइन कर रहे हैं। अगर आप डिफाइन नहीं करेंगे मार्ट साहब ना, तो आप सही रुख पर मेहनत नहीं कर पाएंगे। आपको मेहनत करनी है। हम बता रहे हैं, लेकिन आप तो उसी में तो मेहनत करेंगे ही ना, लाजमी बात है। जो बच्चा क्रिकेट आप उसकी तरह जितना झुका देंगे, नहीं जो नहीं जानते उसको बार बार पढ़ाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, पूरी निगरानी उसी की होगी। किसी का ध्यान आया है, इससे बच्चों को लगेगा जो का मतलब आईक्यू रखते हैं, तो उनको ये लगेगा कि बाकी ने हमें बताया कि सर ने हमें अपना 10 मिनट हमें दिया, बाकी सबको मतलब एक टाइम दे रही है, स्टेट का हमें बुला के पढ़ा रही है। हमें हम निगेटिव नहीं सोचते, हम पॉजिटिव सोचते हैं। अब जिसकी सोच ही निगेटिव है तो उससे मतलब होता है नहीं कर सकता। हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए तभी हम सक्सेस होंगे। निगेटिव सोचेंगे तो जब हम खुद निगेटिव सोच रहे तो हमारे बच्चे कैसे होंगे? भाई हम उस्ताद जो है वो बच्चों का डॉक्टर होता है,
उसकी हैसियत उस्ताद है, लेकिन अब समझने के लिए आप उसको डॉक्टर की हैसियत दे सकते हैं। वो डॉक्टर है, उसका काम है बच्चों का इलाज करना, उसको दुरुस्त करना। अगर वो सही नौयत को नहीं समझेगा तो उसका इलाज नहीं कर पाएगा। सबको एक ही तरह का बुखार का मरीज समझ करके वो एक ही तरह से जब बिहेव करेगा तो नतीजा ये होगा कि वो तो मर जाएगा। इसलिए ये जानना एक उस्ताद के लिए बहुत ज़रूरी है। अलबत्ता उसको उसकी इस कमजोरी की वजह से उसको टार्चर किया जाए, यानी उसको उसका ऐलान करके, उसको कह करके बेवकूफ़ हो तो कभी समझ नहीं आता है ना। हम यही बात कह रहे हैं, ये ऐसा नहीं कह रहे थे कि वो पर्सनली इंडिकेट की। अब ये बात हुई ना कि आपको जान बोलिए कि तुम ऐसे हो, तुम गधे हो, तुम तुमको नहीं पढ़ाएंगे, तुमको जाता नहीं, जाओ पीछे बैठो। असरात पड़ते हैं बच्चों पे, उसके बुरे असरात पड़ते हैं, वो डिप्रेशन का शिकार होता है, डिप्रेस हो जाता है। बिल्कुल पढ़ेंगे भाई। अब उसका मॉरल डाउन होगा तो कैसे होगा? उसको मॉरल हाई करना है। अब वो कहेंगे तुम गधे हो, जब देखो बेचारा वही सुनता आ रहा है। यहाँ तो नेगेटिव और पॉजिटिव सोचने की कोई बात ही नहीं, बच्चा जो है वो तो है। लेकिन अब जब हमारे पास जब मुशाहिदाती निगाह नहीं होती, जब एनालिसिस करने की सलाहियत नहीं होती, तो हमने बताया ना कि बच्चे के ध्यान तो कुछ और है, वो कुछ और चाह रहा है। हम समझ ये रहे हैं कि ये बेवकूफ़ है, अब उसको पीछे कर दे रहे, छोड़ दे रहे, कुछ नहीं, इसको तो आता ही नहीं है, उसकी तरफ देखेंगे ही नहीं। चलो भाई तुम पढ़ो, ये हमको नहीं करना। इसकी वो शौकत वाला वाक्य बताया था मैंने, बताया वो बेवकूफ़ लड़का था, सबसे शरारती था, लेकिन वो बेहतरीन लड़का बन के निकला जब उसको सही रूप दिया गया। ये तो बिल्कुल सही नहीं है कि आप ना बच्चों के बारे में जानें। दो तरह के बच्चे होते हैं, और इन बच्चों से जो दूसरे तरह के बच्चे होते हैं, कुंद ज़हन बच्चे, जिनको हम समझते हैं, कुंद हो या ना हो हम समझते हैं, क्लास में बेकार भी रहते हैं, उनसे कुछ रवैये हमारे सामने आते हैं। उनके कुछ रवैये, कुछ हरकतें, कुछ उनकी शरारतें हमारे सामने आती हैं। हमने आपसे कहा था कि उनके कुछ रवैये आप सोच के आइएगा, तो बताएं किस तरह के, कितने तरह के रवैये बच्चों से आपके सामने आते हैं। रवैया मतलब ये है कि सबको मारता रहता है, इस तरह से भाग जाता है। या आप पढ़ाते रहिए, वो अपना कोई डिस्कशन करता रहे, बाहरी बातें चलती रहेंगी उसकी। सही बात है, आप तो बच्चों माशाल्लाह बोल रहे हैं। उसमें जो अच्छे बच्चे रहते हैं, तेज वाले, तो अपने तेजी पर चल रहे हैं, और ये जो है ये वाले, ये आपसे में अपने पीले 4-5 ग्रुप बना के पढ़ेगा, अलग कर दिया जाता है, तब सब लगे रहते हैं, उनके दिमाग में उतने ही मरले की बात है, यानी चुंबक की तरह होता है, अलग करिए चिपक जाता है। अलग किया गया सब, जहाँ गए उसको भी खराब करना शुरू किए। हाँ, मतलब वो सुनते नहीं है, बस वो 3-4 बैठे हैं, वो अपना बातचीत गपशप इधर उधर कर रहे हैं, वो आपके ब्लैक बोर्ड पर हम देना होता है, नहीं तो मान लीजिए मार्केट करती है, पैसे चलाती है, कोई गारंटी नहीं किधर लग जाए। हाँ, तो लगाई जाती है, ऐसा काम न करके। कभी आपने सोचा कि ये बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, और ये जो 4-6 बड़े प्यारे हैं ये ऐसा क्यों करते हैं? कभी इसे सोचा? बड़ा तो सब पहला माहौल ही सबका वही सब है, चले आए जो मर्जी में चले गए। माहौल पे भी बात हो सकती है। और मार साहब आप भी बताइए। 20% बच्चे हैं, 30% पढ़ने वाले हैं। वो अच्छे वाले अपनी तरफ नहीं खींच पाते, बल्कि बुरे वाले जो है वो अपनी तरफ खींचते हैं। किस तरह से खींचते हैं? वही लड़ाई झगड़ा क्लास में बदतमीजी फैला के पढ़ाने के लिए गए, डिस्टर्ब कर दी, आप कर रहे हैं पीछे, बार बार समझा रहे, बातचीत करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। और मतलब कोई रवैया बताइए। बच्चे जो पहले देखे दर्जा एक में कोई है, दर्जा 2 किसी दर्जे, हाँ किसी भी दर्जे का है, लेकिन वही पहले वाले जो है हालत रहती है, जो है समझाने की प्रॉब्लम जो है नहीं, रवैया हम पूछ रहे, जैसे लड़ाई झगड़ा एक रवैया है। कोई बात आप अपनी घंटी में है, आपको
क्या नजर आता है कि बच्चे मेरी घंटी आते ही बच्चों को पेशाब बहुत लगने लगता है। हमारी घंटी तो तकरीबन ज़्यादातर 99% बच्चे जो है सही रहते हैं, कोई निकलेगा मुश्किल है तो से ठीक पड़ते हैं। आप उनका कैसे बनेगा? सर हमारे घर में कुछ लोग तो हैं मारपीट करते हैं तो समझाते हैं, कुछ टाइम दे रुक जाते हैं, उसके बाद जब हम फिर पढ़ाना शुरू कर देते हैं फिर अपना शुरू कर देते हैं। आप मतलब आपका ये हमें पता है। लड़ाई झगड़े की तो नौबत नहीं आती हमारी क्लास में, बस ये है कि ध्यान कहीं और रहता, बातें इधर उधर करते रहे। आपके क्लास में मेरा ख्याल लड़ाई झगड़ा इसलिए भी नहीं कर पाते होंगे कि उनसे ज़्यादा तेज आवाज़ तो माशाल्लाह आपकी रहती है। वो आपके मुकाबले कुछ बोल ही नहीं पाते हो, और आप जो है क्लास में दौड़ते भी रहते हैं। हम बच्चों से कितने प्यार से कितने खुशूसी तरीके से मिलते तो आप कहेंगे हमारे सामने यही कौन थे। क्लास में दौड़ते भी रहते हैं, देखी नहीं होगी। रनिंग भी आपकी जारी रहती है क्लास में, रहती है कि नहीं रहती है? तो इसी भी वजह है कि रनिंग की वजह से भी बच्चे थोड़ा सा नॉर्मल रहते हैं। वो तो एक जगह बैठ जाए तो फिर कुछ देर के बाद आगे वाले नहीं तो खतरा हो जाएगा, बच्चों के लिए नुकसानदेह हो जाएगा। टीचर को बैठे नहीं रहना चाहिए, वक्तन फवक्तन गर्दिश करना चाहिए, चलते फिरते रहना चाहिए, ताकि अच्छा उस दौरान बातचीत भी करनी चाहिए। और क्या कर रहे हैं, ठीक है देखें क्या लिखे। हम जब सवाल समझा देते हैं उसके बाद फिर बच्चों को सवाल लगाने के लिए दे देते हैं। अब वो कापी और कलम लेके अपना शुरू कर देते हैं, तो उनको मौका नहीं मिलता कि अपना बातचीत करें या लड़ाई झगड़ा करें, और हम डाल के सबके पास जा रहे हैं, देखते रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। कोई एक काम में अगर लगा दिया जाए तो बच्चे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा वो मौके नहीं मिलता कि बात करें, लड़ाई करें। आपके मसले का हल तो खुद ही बता रहे हैं। देखो उसमें ये रखा है कि मास्टर साहब ने दे दिया सवाल, हमको डर रहे हैं लगाए कि नहीं लगाए, तो हम 4 महीने में कुछ आते रहे। आप जी आपको बताएंगे सब ठीक ठाक। आपके घंटे में कभी बच्चे पेशाब साफ तो नहीं किए? क्लास में? हाँ क्लास में। उसके बाद दूसरा टीचर आता है, बच्चे नहीं जाते, बच्चों को पता है पूछते हैं कि भाई नहीं गए, हाफिज जी की डर लगती है। इसीलिए हमने पूछा ना कि कहीं डर की वजह से बच्चे अगर पायजामा जामा में करते हो तो भी एक मसला है भाई। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बच्चे जो है बहुत खौफ के माहौल में। आप लोग कुछ बताएंगे भाई? आप लोग बता दें और लोग तो सुनेंगे ही। क्लासरूम में कुछ ऐसे बच्चे हैं उनका सवाल किसी और से किया जाता है, जवाब को देते हैं सवाल जवाब। और कुछ बच्चे ऐसे हैं अगर पढ़ने में खराब नहीं जाते तो इसमें पढ़ते हैं लगता है बस इतनी स्टोरी बोलते हैं, बाद में पता चलता है कि सबसे तेज तो वही लगता है क्लास में, टीचर ही लगता है। आप लोग यहाँ होमवर्क वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है? बच्चे को आपने होमवर्क दिया और वो करके नहीं लाए, आप लोग ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक रवैया, ये आपको बताना चाहिए। इस पे बात होगी ना भाई, जितना आप बताएंगे उतना बात होगी भाई। बुनियादी चीजें ना, होमवर्क आप दे रहे हैं, बच्चा नहीं कर रहा है, क्या उसका सबब हो सकता है, क्या उसका हल निकल सकता है। देखिए 100% की उम्मीद बिल्कुल मत कीजिए, लेकिन 60%, 70% मसला हल हो जाए। अगर मसला है तो हल है, ये तो हो ही नहीं सकता मसला हो और हल ना हो। ठीक है, कुछ रवैये हमने नोट किए हैं, आप लोगों के रवैयों से मिलता जुलता है, और उस पर कुछ हल भी सोचा जाए मिलजुल करके। एक रवैया इन लोगों ने नहीं बताया कि क्लास में मौजूद होते हैं, आपस में बच्चे बात कर रहे होते हैं, पढ़ा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं,
कुछ बच्चे आपस में टके हुए। हाँ, ये भी एक रवैया है। थोड़ी सी बात आई, वही डिस्कशन तो हो रहा था थोड़ी कि सी आप बात आई, जब कुछ लोग जो है बातें बैठते बातें कुछ और हैं। बातें खेल की बातें कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग जो है, आपको तो ये कहना चाहिए था इनको ताकीद कीजिए, कि आप काम शुरू कीजिए। इनकी मौजूदगी में झगड़े होते हैं तो हमको जाके हल करना पड़ता है। आपको ये बताना चाहिए ज़्यादा था। इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बच्चे हैं, ये सारी चीजें होती हैं, हर जगह होती हैं, लेकिन इसको काबू में पाया गया है। ये चीजें आपको अच्छे स्कूलों में नहीं मिलेगी। ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत मारते पीटते हैं, ऐसा भी नहीं। तो हम भी कोशिश करेंगे कि इस मसले का हल निकालें, और वो भी कम से कम सजा के कॉन्सेप्ट पर भी हम बात करेंगे। हर मौजू पर बात करेंगे। हमारे पास वक्त है, थोड़ा थोड़ा सब पर बात करेंगे। तो तलबा के जो रवैये हैं, उसमें एक तो ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसकी तहजीब, शाइस्तगी, सलीका, वक्त पे आना, वक्त पे जाना, कम से कम गैर हाजिरी, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो उस पर हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता उनको इंस्पायर करने की ज़रूरत है, उनको हौसला देने की ज़रूरत है। आप जितना भी उनको इंस्पायर करेंगे उतनी ज़्यादा वो आगे जाएंगे। दुनिया में सिर्फ एक चीज़ है आगे ले जाने के लिए हमारे साहब, वो है इंस्पायर, हौसला अफजाई, तारीफ। आप कितना भी अच्छा काम करें या कितना भी मामूली काम करें, अगर कोई तारीफ ना करे या कोई भी हल्की सी कोई कह दे कि यार क्या बनाए, यानी 5 दिन लगा के आपने जो है एक ताजमहल डिजाइन किया, तो क्या यार भूला जा चुका है। एक छोटे से जुमले में आपके पूरी सलाहियत को, पूरे मनोबल को नीचे गिरा। लेकिन बच्चा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, वाह भाई क्या बात है, माशाल्लाह भाई तो बड़ा अच्छा बनाए भाई। उसके बाद फिर देखिए वो अच्छा करते जाएगा। अपनी उम्र में तो वही लिखेगा ना, टेढ़ा मेढ़ा लिखेगा ना। आप अपने एंगल क्यों देखते हैं? इमला लिखाया गया था ना आप लोगों को, बाएं हाथ से टेढ़ा मेढ़ा क्यों लिखे थे? क्योंकि बाएं हाथ ने अभी काम नहीं किया था। तो वो बच्चा भी तो अभी कुछ नहीं किया है, अभी तो उसकी इब्तिदा है, अभी टेढ़ा मेढ़ा ही लिखेगा। और वो टेढ़ी मेढ़ी चीजें ही जो है उसको आगे सीधे ले जाएंगे। मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिया था। अब हिंदी है, ऐसे खींचना, ऐसे खींचना, सब मात्राएं हर जगह तो यूज होती हैं। गोला बना रहा है तो भैया आपके ई की मात्रा में काम आ जाएगा, है कि नहीं? गोला बना रहा है, वो बनाने में काम आ जाएगा। लंबी लंबी लाइनें खींच रहा है तो डी, सी, के और एल बनाने में काम आ जाएगा। वो सब टेक्निक्स काम आ जाएगा। ऐसे ऐसे कर रहा है, कल को उसको मकान की पेंटिंग करनी है तो मकान में तो ऐसे बनेगा, पहाड़ तो ऐसे बनेंगे, सड़कें तो ऐसे बनेंगी। कोई चीज़ खराब नहीं होती है, आपको सिर्फ हौसला देना। बहुत अच्छे होता है। मेरी राइटिंग दर्जा 8 तक बहुत अच्छी नहीं थी। दर्जा 8 में भी मैं अपनी पास किताबें क्योंकि महफूज रखता हूँ, अपना नाम वगैरह देखता हूँ तो मुझको हंसी आती है कि अच्छा मैं ऐसा लिखता था। लेकिन आज मेरी राइटिंग अलग है। वो बस वही कहा गया है ना कि बच्चा वही चलता है जो गिरता है, यानी गिरता हुआ बच्चा वो चलता है। अब उसके गिरने को आप नहीं कह सकते कि तुमको चलना नहीं आता। जो गिरता है वही संभलता है। हाँ, गिरता है वही संभलता जो गिरता है वही संभलता है। अब वो गिर गया है तो अब उसको डांट दें कि 2 साल के हो गए, अभी तुमको चलना नहीं आता, खड़े रहना नहीं आता। उसको तो आपने जो है कहानी इसकी खत्म कर दी। लेकिन अरे शाबाश, अरे बहादुर ही गिरते हैं। हम लोग के जमाने में छुट्टी मर गई। इस तरह से हौसला दिया जाता था तो वो बच्चे बहादुर बन के चलते थे, चुप हो जाते थे, यानी रोने के बजाय बहादुर बन जाते था, चूटी मार दिया। यही आपको करना, आप इंस्पायर करें बच्चों को, जो है वो उनकी मलामत, इससे क्या है बच्चे जो है ना वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये जो सारी शिकायतें आप सुनते हैं वो सब उसी की देन। तो अब जो नामनासिब रवैये आते हैं उसको हम देखते हैं।
कि क्या क्या हो सकते हैं। एक तो है स्कूल से गैर हाजिरी। बहुत से बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा गैर हाजिर रहते हैं। देखिए, इसकी इस्लाह के लिए वालिदैन से ताल्लुक़ रखना ज़रूरी हो या वालिदैन की स्टडी भी ज़रूरी हो। अब स्कूल से बच्चा गैर हाजिर रहता, हमको तो लगता है कि पढ़ना ही नहीं चाहता, लेकिन हो सकता है मसला ये है कि उसकी अम्मी रोज़ाना बाजार लेकर चली जाती है, हो सकता है, या खुद चल देती हो वो घर पे जो है बच्चों की निगरानी के लिए। ये तो जरूरी नहीं है ना कि उसको जो है पढ़ने से दिलचस्पी नहीं है या जो है बदमाश है, ऐसा जरूरी नहीं। उसके कुछ असबाब हो सकते हैं, उसी वक्त पता चलेंगे जब आप उनके घर पर, उनके गार्जियन, उनके माहौल पर आप नजर रखेंगे। तो गैर हाजिरी में हो सकता है कि वो बीमारी की वजह से गैर हाजिरी उसकी हुई हो, जरूरी घरेलू काम हो, या मार का खौफ हो सकता है। स्कूल इसलिए वो नहीं आ रहा है कि उसे डर है कि पिटाई हो, ये भी हो सकता है। माहौल से आदम मुआफ़क़त, स्कूल का जो माहौल है वो माहौल उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो जिस माहौल में बच्चा रह रहा है, घर का माहौल, इलाके का माहौल, या बच्चे का जो अपना माहौल होना चाहिए, फितरी माहौल, उस माहौल से यकसर मुख्तलिफ है। हर कोई डंडा लिए जो है वो भाजने पर आमादा है, मौका बे मौका मारने पर आमादा है, डांटने पर आमादा है। तो ये भी एक सबब हो सकता है कि बच्चा जो है गैर हाजिर हो। शरारती लड़कों का डर भी हो सकता है। उसके क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी शरारतों की वजह से उसे डर का माहौल हो, उसे डर आता है कि जाएंगे तो वो, इस वजह से भी वो गैर हाजिर रह सकता है। या फिर स्कूल से बाहर कुछ ऐसी दिलचस्पियां पाई जाती हैं जिसको वो छोड़ नहीं पा रहा है, कुछ दिलचस्पी में मसरूफ है और स्कूल से गैर हाजिर रहता है। ये इतने असबाब तो हो सकते हैं, इसमें से हो सकते हैं कि नहीं हो सकता। तो सिर्फ ये नहीं हो सकता कि वो पढ़ने नहीं चाहता, बल्कि ये असबाब भी हो सकते हैं। तो अब इसको आपको मुताला करना पड़ेगा। एक बच्चा जो महीने में, हफ्ते में 2 दिन गायब रहता है, 4 दिन गायब रहता है, तो उसका मुताला किया जाए, उसके घर के हालात को देख के, उसकी बाहर की दिलचस्पी को देख के, क्योंकि जब उसको जान जाएंगे फिर उसके बाद ही उसका हल निकल पाएगा। अगर वो खेलकूद से मसरूफ है तो आप उसको समझाएंगे कि भाई खेलकूद अच्छी चीज़ नहीं है, आपको नुकसान कर सकता है, आप इसको शाम को वक्त खेल सकते हैं, और भी इस तरह की कुछ बातें कहकर उसको समझा सकते हैं। तो इससे मुमकिन है कि उसके मसले हल हो जाए। रोज़ाना बाजार चले जाते हैं, फिर गार्जियन समझा जा सकता है कि भाई आप क्यों बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, आप तो जैसे तैसे कर रहे हैं, बच्चों को तो आप फीस देते हैं, पैसे देते हैं। इस तरह की बातें कह करके उनको मोटिवेट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि गार्जियन जो है वो नहीं समझेंगे। बहुत सी 60%, 70% इलाज ऐसे बच्चों को कर सकते हैं जो गैर हाजिर होते हैं। ठीक है, देर से स्कूल आना, एक है, टाइम से ना आना, तराना हो रहा है तब आए या तराने के बाद आए। अक्सर बच्चों को धमाधम 2-4 पढ़ाके लग जाते हैं, क्यों आते हैं, यहीं जा रहे हैं, पहले निकल करो, फिर भी देर आते हैं। उसके असबाब भी कुछ हो सकते हैं, मसलन रास्ता सही नहीं है आने, बरसात का मौसम अगर हो, वहाँ उसरा पर से लोगों को आना हो, तो मुमकिन है कि कुछ देर हो सकती है। तो अगर रास्ते की वजह से है, बात कर सकते हैं, तो आप उसको बता सकते हैं बेटा ठीक है, रास्ता अच्छा हो जाए तो टाइम से आना, कोशिश करो कि वक्त पे आ जाओ, लेकिन क्योंकि रास्ता ख़राब है कोई बात नहीं, ऐसा ना हो कि देर की वजह से भाग जाओ, वापस चले जाओ, आ जाया करो, हम तुम्हारा इंतजार करें। एक क्लिप हमने देखी थी, लोग बनाते रहते हैं इंस्पायरेशन के लिए। एक बच्चा देर से आता है, मास्टर साहब उसको पीटते हैं, दूसरे दिन फिर देर से आता है, फिर पीटते हैं, कहते हैं कि फिर देर से आए, तीसरे दिन भी ऐसे ही पिटाई उसकी कर दी। अब वो मार खा के जाके बैठ के पढ़ता है।
एक दिन मास्टर साहब जा रहे थे तो देखा वही बच्चा साइकिल पर पीछे अखबार बांधे वो मुख्तलिफ घरों पर देता हुआ आ रहा। वो छुप के उसको देखने लगे। वो जल्दी जल्दी अखबार सबके घर में फेंक अपनी तो झोपड़ी के पास गया, जल्दी साइकिल खड़ी किया, भागा गया, बस्ता उठाया और दौड़ते हुए स्कूल चला और लेट पहुंचा। अब मास्टर साहब उस स्कूल नहीं गए तो उधर ही से आ रहे थे तो उनकी नजर पड़ गई। उन्होंने ये पूरा मुशाहिदा किया। अगले दिन जब वो स्कूल आए तो फिर बच्चा वही सब कर, उसको टाइम है, अखबार एक वक्त है आने का, अब उसी टाइम में हमारा स्कूल है, क्या करेगा बेचारा बच्चे का। अब रोजी रोटी उसको चलाना है, घर चलवाना है, घर में कोई है नहीं, बाप है नहीं, उसी पैसे आ जाते हैं। मास्टर साहब ने उसको गले से लगाया, उसको प्यार किया। तो ऐसा हो सकता है और ज्यादातर ऐसे ही होता। बच्चा जो है बहुत ज्यादा बागी नहीं होता। बच्चे के बारे में तस्वीर निकाल दीजिए कि वो बागी बड़े होते हैं। बच्चे के कुछ हालात हो सकते हैं, ज्यादातर कुछ हो सकते हैं शरारत की वजह से, लेकिन वो शरारत भी यही है कि उनको पढ़ाई समझ नहीं आ रही है, क्लास का माहौल अच्छा नहीं लग रहा है, टीचर उसको अच्छे नहीं लग रहे। टीचर के बयान में बात आएगी कि टीचर को स्मार्ट होना चाहिए। अब टीचर हो, मालूम है कि तो कोई फुटबॉल के प्लेयर आए हुए हैं क्लास में, आप पहुंचे तो लगा कि तो जो वो मैच खेलता हुआ है। बच्चे टीचर से सीखते हैं, फुटबॉल प्लेयर से नहीं। ये तो किसान लगते हैं, है ना? इनको देख लीजिए, बच्चे जो है फौरन, क्योंकि बच्चों की नज़र बड़ी तेज होती है, उनका मुशाहिदा, उनकी एनालिसिस बड़ी तेज होती है, कुदरतन तेज होती है, क्योंकि उनके अंदर 80% से ज़्यादा सीखने की कैपेसिटी होती है, ये सीखने की उम्र होती है। तो टीचर को स्मार्ट होना चाहिए, बुनियादी चीज। बात करेंगे उस्ताद का जब बयान चलेगा। तो रास्ता गड़बड़ हो सकता है, मौसम की खराबी भी हो सकती है। किसी दिन वो लेट आया, मुमकिन है कुछ दिन मौसम में गड़बड़ रहा। नाश्ते की तैयारी में कुछ देर हो रही है, ये भी एक सबब हो सकता है लेट आने, या पता लगाएंगे तभी पता चलेगा। यहाँ अहम सबब यही है। तो अब इसको जब पता चल जाए कि इस वजह से है, तो अब गार्जियन से मिला जा सकता है, उनके वालिदैन को बुलाया जा सकता है, बदलिए फ़ोन बात की जा सकती है कि ठीक है, नाश्ता जितना सेहत के लिए ज़रूरी है उतनी पढ़ाई उसकी रूह के लिए ज़रूरी है, और इस ताख़ीर की वजह से बच्चा सारे बच्चों में शर्मिंदा होता है, देर में आता है, सारे बच्चे हंसते हैं। कौन माँ बाप इतना बेगैरत होगा जो है इतना सब सुनने के बाद जो है उसको ये फिक्र ना हो कि कल मैं सवेरे। एक छोटी तितली हमने कभी देखी थी, एक छोटा सा बच्चा LKG UKG का, उससे मैडम पूछ रही है फिर देर है, कल अगर देर आए तो मार पड़ेगी। दूसरे कहा कि पहले अम्मी तो सुधरे पहले अम्मी तो सुधरे, यानी अम्मी देर से उठती है, नाश्ता देर पकाती है, मैं तो देर में आऊंगा ही, पहले अम्मी तो सुधरे। तो ये है जा सकता है। तो इस सिलसिले में हम वालिदैन से दरखास्त कर सकते हैं, ये सबब भी हो सकते हैं। पढ़ाई के औकात में फरार, यानी अभी तो हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा नहीं रह गया है, मतलब पहले ऐसा होता था कोई इधर से भाग जा रहा है, कोई उधर से भाग जा रहा है, कोई मशीन से भाग जा रहा है, ये भी होता है। ये क्यों हो सकता है? बच्चा घर से जब स्कूल आया है तो क्यों फरार हुआ? एक तो होता है ना, जैसे घर में शादी पड़ी है और उसको दावत में जाना है और हमने छुट्टी नहीं दी, तो अब वो बच्चे ही तो है, उसको समझ में आएगा भाग के दावत ना छूटने पाए। तो ये तो खैर कभी कभी हो सकता है, लेकिन आमतौर से क्या हो सकता है? मजमून से दिलचस्पी। जो हम लोग जब पढ़ते थे बादशाही पर, तो बाज़ घंटियों में भीटे पे बैठे नजर आते, ऐसा होता, आप लोगों के साथ भी होता रहा। ऐसा क्यों हुआ होगा? पढ़ने तो हम गए थे, उसके बाद वाली घंटी में भी गए थे, वहां चूंकि एक बड़ी जगह थी, कुछ देर बाहर बैठ करके फिर अंदर आने का पूरा मौका था, इसलिए बजाय एक स्कूल छोड़ के भाग आने के, वो जाके भीटे पे बैठ के वक्त गुजार के फिर जब घंटी बजती थी तो अगले घंटी में आके पढ़।
ये होता है मजमून से आदमी दिलचस्पी, मजमून से उसको ताल्लुक नहीं बन पा रहा है, और जो पढ़ाया जा रहा है, जो पढ़ाने वाला है, वो उस मजमून से भी ज्यादा खुश है। एक तो मजमून खुश है, मैथ का मजमून खुश है, साइंस का मजमून खुश है, और जो पढ़ाया जा रहा है उसकी भी गुणागणित गड़बड़ है। जाहिर है कि फिर उसमें बच्चा भागेगा, अगर भागने का मौका मिल गया तो। नहीं भागने का मौका मिला तो जिस्मानी तौर से तो बैठा रहेगा, ज़हनी तौर से वो फरार रहेगा। तो अगर कोई बच्चा ऐसे करता है तो जरा देख लीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, वो दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, दिलचस्पी नहीं है, दिलचस्पी हम पैदा करते हैं। किसी भी चीज़ में दिलचस्पी पैदा की जा सकती है। आपका जो सब्जेक्ट है उस पर आपको मुताला करने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। कहा गया है कि जैसे बासी खाना लोग फेंक देते हैं, ऐसे किताब न पढ़ने वाले को लोग फेंक देते हैं, बच्चे फेंक देते हैं। आपकी सलाहियत अगर अपग्रेड और अपडेट नहीं होगी तो आप काबिल कबूल नहीं हो सकते। ये निकाल दीजिए कि हम MSc और BA और MA करके आए, जमाना बहुत आगे चला गया। आए दिन नए नए तजर्बात, नए नए टेक्निक्स, नए नए चीजें आ रही हैं। उसको अगर नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे तो बच्चे आप क्लास में रुक नहीं सकते। तो इस पर भी फोकस करने की जरूरत है, अपना मुताला बढ़ाने की जरूरत है। एक खातून, बड़ी मशहूर खातून है, उनका एक जुमला है कि आदमी से इंसान होने के बीच में किताब है, आदमी से इंसान होने के बीच में किताब। यानी आदमी एक फिजिकली एक वजूद है, हाथ पैर मुंह नाक कान आदमी है। इंसान एक दूसरी चीज है, नहीं कहते वह इंसान बन, कहते हैं ना। इन दोनों के बीच में किताब का रोल होता है। अगर किताब है तो आप इंसान बन सकते हैं, किताब नहीं है तो इंसान नहीं बन सकते। फिर आदमी का आदमी ही रहे, कैसा आदमी है यार, ऐसा लोग बोले। तो ये हो सकता है। कम तालीम याफ्ता असातिज़ा, बच्चों के बारे में ना सोचा जाए कि बच्चे हैं कुछ नहीं आता, हम जो चाहे पढ़ा दें, जैसे चाहे पढ़ा दें। बच्चे भी जो है मुस्कुराते हैं कि मास्टर बता नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे, समझ रहे ना। वालिदैन होते हैं ना, बच्चों को कम नंबर आया तो जो है बहुत बरहम होते हैं। बेइज्जती करा दिया पूरे सोसाइटी में, जो है कि फला फर्स्ट डिवीजन आया, इतना नंबर लाया, इतना नंबर तुम्हारा इतना ही है। ये बच्चे भी वही काम करते हैं। अगर वालिदैन का इम्तिहान, कोई वालिदैन की बुक्स कोई हो जाए, पेरेंटिंग कोई बुक हो और उस पर टेस्ट ले लिया जाए तो बहुत से अब्बा जो है 33% में नहीं आएंगे, तो बच्चे कहेंगे कि मेरे अब्बा ने तो बेइज्जती करा दी। अगर ना बच्चे भी वही नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कोई चीज नहीं होती है ना मार साहब, नंबरिंग कोई चीज नहीं होती। नंबर तो देना है, रिवाज है, इससे थोड़ा सा हौसला मिल जाता है, मकाम को कर नंबरिंग कोई चीज। तो उस्ताद की कम सलाहियत भी बच्चों को क्लास से फरार होने पर मजबूर कर सकती है। होमवर्क की ज्यादती, बहुत ज्यादा होमवर्क आप दे रहे हैं, ये भी जो है क्लास से भागने का सबब हो सकता है। भागने की दो शक्लें हैं, एक तो जिस्मानी तौर से भाग जाना, एक ज़हनी तौर से भाग जाना, और मार खाने के लिए तैयार है। मारो, कितना मारोगे, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। तो होमवर्क की ज्यादती भी सबब बन सकता है। बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं होना चाहिए, होमवर्क कम हो, आसानी से बच्चे कर सकें और पूरा कर लें, ये ज्यादा बेहतर है। बचपन स्थिति ज्यादा दे दिया जाए, थोड़ा करके आए या ना करके आए, क्यों मार सकते, कम दिया जाए, पूरा करें। अगर आपको कहा जाए कि भाई 10 मिनट और सुनना है तो बड़े आराम से 10 मिनट सुन लेंगे। अगर अभी न बताया जाए भी सुनना है तो वो पता नहीं कितना बोलेंगे, पता नहीं कब तक बोलेंगे। तो ये होता है, तय करके थोड़ा सा नहीं, वक्त बहुत होता है, 10-20 लेसन होते हैं, साल के 200 दिन आपको मिलते हैं, 220 दिन मिलते हैं, आप आराम से। सजा का डर, इसकी वजह से भी सबक का ना समझ में आना, बाहर गलत किस्म की कोई दिलचस्पी हो, गोली खेलना, पतंग उड़ाना या इस तरह कोई दिलचस्पी, ये भी हो सकती है। जो भी होगी उसको पता लगाने की कोशिश की जाए और उसको हल करने की कोशिश की जाए। हम लोग 15 मिनट और बात करेंगे।
चैप्टर पूरा हो जाएगा। ये हो गया एक रवैया। अगला रवैया है काम से जी चुराना। स्कूलिंग काम जो है, स्कूल का जो भी काम, उससे जी चुराए। कोई भी काम, आप टेबल यहाँ से वहां उठाने के लिए जाना है तो काम जी चुरा रहा है, भाग रहा है। होमवर्क के अलावा होमवर्क बात पर आ गई। इसके अलावा भी स्कूल में बहुत सारे काम होते हैं। बैंक इधर कर दो, चाक लेते आओ, जाओ घंटी लगा दो। अभी आप ऐलान करते हैं भाई जाओ घंटी लगा लो, कुछ बच्चे जो है छुपना शुरू कर देंगे। कुछ बच्चे जो है होता है। तो ये क्यों हो सकता है? इसके एक सबब तो ये है कि घर पर उससे ज्यादा काम दिया जाता हो, घर पर इतना काम करता हो कि वो काम से उसको एलर्जी हो रही है, परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है। वो आपका काम सुन करके छुपना चाहता है कि ना करना पड़े, पानी ना डालना पड़े, घंटी ना बनाना पड़े, झाड़ू जो थोड़ा सा लगाने को कहा गया वो ना करना पड़े। ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी हो सकता है। तो अगर हो सकता है तो ऐसे बच्चों को थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए, जानकारी लेकर। बहुत से बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, घर से सुबह लड़कियां खास तौर से पूरा बर्तन साफ करके या झाड़ू लगा करके या बात तो खाना पका के आती हैं, 10 या 5 तक के बच्चों। साथियों से लड़ाई झगड़ा, ये भी एक रवैया है, जैसा कि आपने बताया है। इसके क्या असबाब हो सकते हैं? नापसंदीदा घरेलू माहौल। उनका घरेलू माहौल ही लड़ाई झगड़े वाला। माँ बाप लड़ झगड़ रहे हैं, एक दूसरे में पटरी नहीं है, ठीक है। बच्चे तो वालिदैन से ही सब कुछ सीखते हैं। तो अब वो आदत जब पड़ी है तो वो जहां भी रहेंगे उसका इस्तेमाल करेंगे। घर पे रहेंगे तो घर पे करेंगे, स्कूल में आएंगे तो स्कूल में करेंगे, सोसाइटी में कोई नहीं मिलेगा तो फिर अपने अम्मा अब्बा पे ही करेंगे, उन्हीं को पीट देंगे। लेकिन कुछ बच्चे माँ बाप के झगड़े से खुद भी परेशान रहते हैं। परेशान है, उनको अगर आपकी तरफ से हौसला अफजाई मिल जाए, तसल्ली मिल जाए, तो वो उनसे बच सकते हैं, वो आगे जा सकते हैं। उनको उस मसले से निकालने की जरूरत है। बेटा कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं, करते ही रहते हैं, तुम टेंशन मत लो, इसको ध्यान से निकाल दो, उनको करने दो, अपनी जिंदगी जी के मर जाएंगे, चले जाएंगे। तुमको अपनी जिंदगी जीना है, बेहतर जिंदगी जीना है, अच्छे से जीना है, तुम उस पर ज्यादा तवज्जो ना दो, यही सब कह सकते हैं ना। तो फिर वो झगड़ा तो आप नहीं चुका सकते, लेकिन उस बच्चे की जिंदगी आप बचा सकते हैं। वरना वो बहुत परेशान है कि मेरे अब्बा मरते, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। आप उसको बता दीजिए कि कुछ नहीं होगा। और अगर 2 एक किस्से याद हो, इसलिए बच्चों को किस्से कहानियां सुनाई जाती, कोई इस तरह किस्से याद हो तो सुना दीजिए, ठीक है। घरेलू माहौल गड़बड़ हो, खुद नुमाई। बहुत से बच्चे अपने को हाईलाइट रखने के लिए बादशाही पे जाते हैं। कुछ बच्चे जो है आस्ती चढ़ा करके वो हर वक्त जो है, अब ज्यादा लोग नहीं देख रहे हैं, 2-4 कभी लगा दिया, 2-4 फैट, ताकि नुमाया हो जाए। तो खुद नुमाई भी, अगर ये बीमारी है तो उसको भी बताया जाए कि यह खुद नुमाई जो है हमारे नुकसानदेह हो सकती है। माहौल से आदम मुआफ़क़त, जो माहौल है जिससे उसको, क्लास का माहौल, स्कूल का माहौल, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो लड़ाई झगड़ा ही कर रहा है। एनर्जी उसके अंदर है, बच्चों के पास एनर्जी बहुत होती है, उसका यूज करेंगे। तो ये चूंकि एक अहम मसला है, तो ये सबब तो हो गया, इसका हल भी बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत है। एक तो बड़ा अच्छा हाल ये है कि दिलचस्पी का उसका जो भी काम है उसमें उसको लगवा दिया जाए। भाई लड़ाई कर रहा है ना, पढ़ तो नहीं रहा है, आपकी बात सुन नहीं रहा है, होमवर्क कर नहीं रहा है, लड़ाई कर रहा है, जो काम कर रहा है उसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्यों ना उसकी दिलचस्पी का कोई काम उसको दे दें, उसी में बिजी रहे। तुम चलो एक कुत्ता बना के कलर करके ले आओ, तुम जो है ये काम, ये डिजाइन कर दो, तो चलो जो है तुम इमला बोल दो, या इस तरह कुछ कर सकते, कुछ काम पे आप लगा सकते। ऐसा नहीं है कि ये रोज आपको करना होगा। वो तो 4-6 दिन 10 दिन जब नहीं करेगा बच्चा, तो वो खुद ही फिर धीरे धीरे वो आम बच्चे की तरह से हो जाएगा। करता रहेगा तो वो रिवाइव होता रहेगा, एक्टिवेट होता रहेगा, वो पूरे साल यही करेगा। लेकिन हफ्ता 10 दिन आप किसी वजह से उसको छोड़वा देंगे तो फिर वो नॉर्मल। बेअदबी, बड़ा बदतमीज है, गाली दे देता है, जैसा कि शिकायत आती है,
ये भी घरेलू माहौल का असर हो सकता है। तो घरेलू माहौल का असर होगा, वालिदैन से ही मिल करके उसको समझाया जा सकता है और इस तरह की हरकतों के नुकसानात बच्चों को बताए जा सकते हैं। यही हम और आप कर सकते हैं। नहीं बताएंगे तो देता रहेगा। अच्छा, डांटना मारना ये हल नहीं है। जितना डांटेंगे मारेंगे वो गाली उसकी उतने हिसाब से चलती रहेगी। पहले सामने दे लेता था, अब छुप के देगा, मन ही मन में देगा, लेकिन देगा। चोरी की आदत है, लोगों की पेंसिल चुरा लेता है, कलम चुरा लेता है, ड्राइंग बॉक्स से पैसे चुरा लेता है। इसके कुछ असबाब हो सकते हैं, मसलन गुर्बत, या जो है घर में छोटी मोटी चीजें वो लेता रहा है और घर वाले कहते रहे कि चलो कोई बात नहीं, बड़ा मसला नहीं है, छोटी मोटी चीजें, उसकी वजह से वो पुख्ता हो गया, ये सबब हो सकता है। तो दोनों पर अलग से बात की जा सकती है, गार्जियन से बात की जा सकती है, उसको समझाया जा सकता है। पहले पता तो चले कि क्यों चोरी कर रहा, पेंसिल कलर नहीं, उसकी मदद की जा सकती है, उसकी मदद की जा सकती है। हमारे यहाँ पे बैतुल माल वगैरह का भी सिस्टम है, अगर ऐसी ज़रूरत है तो उससे हम मदद कर सकते हैं उसकी। आखिरी 1-2 पॉइंट और है, 2 पॉइंट और रह गए हैं, 3 पॉइंट। एक तो शरारत जनरली चीज़ है, ये बच्चों की फितरत होती है शरारत करना, तो शरारत किए जा रहे हैं। तो कहा जाता है कि शरारती बच्चे ही कामयाब हो जाते हैं। अगर बच्चे के अंदर शरारत नहीं है तो वो शायद ही कामयाब ना हो पाए। तो शरारत ये ज़हीन और फतीन, फितीन नहीं, फतीन दो से, एक तो तेज होता है, फितीन में बड़ा गड़बड़ मामला। ज़हीन और फतीन बच्चे वो शरारतें करते हैं, आप उसको सिर्फ यूटिलाइज करिए, उसको कोई जब्त दे दीजिए। कभी कभी जो है मज़ा लेने के थोड़ा सा शरारत कर दिए, उसको गुदा दिए, मज़ा लेने के, सब अच्छे बच्चों की अलामत है। अगर नुकसान नहीं हो रहा है तो उसको कोई मसला नहीं है, नुकसान अगर उससे हो रहा है तो उसको समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि वो ज़हीन और अच्छा बच्चा है तो आपकी बात मान जाए, ठीक है। बदनज़मी, कतार में न चलना, चीज़ों को बेतरतीब रखना, दर्जे में शोर शराबा, ये सब चीज़ें किसी बच्चे के अंदर है, समझाया जा सकता है। आप समझ लीजिए कि ये बच्चा कभी लाइन से नहीं निकलता, लाइन चलती है तो बाहर भाग जाता, उसको 2 दिन 4 दिन हफ्ता समझा दीजिए, उससे हो जाएगा, ठीक है। शर्मीलापन, ये एक बड़ी बीमारी है, ये बच्चों की तरक्की में बड़ी रुकावट है। जो बच्चा जितना ज़्यादा खुल के बोलता है उतना ही ज़्यादा वो आगे जाता है, जितने ज़्यादा अल्फाज यूज़ करता है उसका जहन उतना ही तेज़ होता है। जितना कम बोलेगा, जितना शर्माएगा, उतना ही ज़्यादा वो बेवकूफ़ होगा। तो ऐसे बच्चों के लिए आपका काम होगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें बोलने का, उससे जो है अपनी आंखें मिलाइए, उसको बुलाइए, हाँ भाई बताओ, चलो अब तुम बोलो। उसको रोज़ खड़ा करके उससे बात कराई जाए, किसी न किसी टॉपिक पे बुलवाया जाए। और टॉपिक के बारे में कल बता दिया था कि टॉपिक ऐसा ना हो जिस पर वो सोचे, टॉपिक ऐसा हो कि जो उसका देखा सुना समझा। चलो भाई, आज सुबह आप किचन में गए थे, हाँ जरा किचन के बारे में बताओ अपने घर के, तो बताना शुरू कर देगा। एक दिन नहीं बताएगा तो दिन में बताना शुरू कर, किचन में हमारे जो गैस है, उसमें पतीलियाँ हैं, इसमें ऐसे है। चलो भाई तुम अपने क्लास के बारे में कुछ बताओ। तो इस तरह से आप उसका शर्मीलापन दूर कर सकते हैं, क्योंकि सीखने के लिए हम लोग उस्ताद कहा करते थे कि अगर शर्मा गए तो फिर शर्म जिंदगी भर आएगी, छुपते फिरोगे तो कुछ आएगा नहीं, तो शर्माओ कहीं ना, कोई कहीं कुछ मजलिस आ रहा यार अभी कोई पूछ ना ले। इसलिए बगैर बिला झिझक जो है अपने असातिज़ा के साथ चलो, उनके घर जाओ, इस तरह से कहा। वाह दावाना मुख्तसरन तबसरा हो जाए, उसके बाद आज की नशिस्त